हर 5 साल वेट लॉस इंडस्ट्री। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ जी, तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ 6 अक्टूबर 2025 से हमारा नया जीके का बैच स्टार्ट होने जा रहा है एंड दैट इज़ परमार जीके बैच 4.0। ठीक है, अब क्योंकि ये नए बैच की आज पहली क्लास है तो काफ़ी सारे आप लोगों के मन में डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, सबके मैं आंसर्स दूंगा लेकिन वीडियो के लास्ट में। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूँ सो दैट आपके काफ़ी सारी क्वेरीज पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 को, बिकॉज आज क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ऑलराइट, सुप्रभात। 9:30 बजे वाली क्लास कितने की है जी बेटा? आज पहला दिन था, ठीक है, तो पहले दिन तो मुझे माफ़ कर ही सकते हो तुम। तो क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। देखो, काफ़ी लोगों का ये हो सकता है पहला डाउट आएगा कि सर ये तो बैच ही क्लास थी, ये तो फ्री लाइव स्ट्रीम क्यों हो रही है यूट्यूब पे? ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोग फिर भी आएंगे, तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई ये जो क्लासेस हैं ये फ्री लाइव स्ट्रीम होती हैं यूट्यूब पे एंड इसके तुरंत बाद ये एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड चली जाती हैं, जहाँ पर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, डिजिटल नोट्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल, सब कुछ इस क्लास की जो पीपीटी के जो पीडीएफ हो वो आपको प्राइवेट जो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है उसमें मिल जाएगी। जो क्विज़ है वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं, तो जैसे पहले भी बैचेस में हमने किया था उसी तरीके से करने वाले हैं। दैट इज़ कि यहाँ पे हम थ्योरी भी कवर करेंगे एंड साथ ही साथ एमसीक्यूज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले करते थे। और रही बात नोट्स, क्विजेस, सब कुछ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। देन नोट्स कैसे क्या रहेंगे वो मैं लेक्चर के एंड में आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या नोट्स रहेंगे। जैसे पहले रहते थे उससे काफ़ी ज़्यादा आपको और इम्प्रोवाइज्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई टर्म समझने में, वैसे तो सारी चीज़ें आपको पीपीटी सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो जितनी मैं कोशिश करूँगा उस हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और प्रॉब्लम होती है किसको? अभी तक होती रही है तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन अभी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, जो 4.0 के टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है प्राइवेट वाला, उसमें अगर आप जुड़े होगे तो उसमें आपको पूरा आ गया होगा शेड्यूल कि कैसे क्या हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। ऑलराइट, कब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, कब हम ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं, कब से हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जो शेड्यूल पड़ा हुआ है वहाँ पे मिल जाएंगी। ऑलराइट, ठीक है। वॉइस इंक्रीज, वॉइस यार मेरे हिसाब से तो प्रॉपर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में। ठीक है, चलिए, तो आफ्टरनून वाली क्लास एक्चुअली में आफ्टरनून में आपकी होनी है इंग्लिश की, लेकिन सर को पिछले दिनों कुछ दिनों से बहुत भयंकर तरीके से उनकी तबीयत खराब है, टाइफाइड हो गया था उनको। तो उनसे मैंने पूछा था तो उनको ये कहना था कि सर स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कल से इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो आज से ही होनी थी लेकिन कल से हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ काफ़ी टाइम से बीएसपी सर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब चल रही थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब नोट्स बनाने की आती है बात कि सर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो नोट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, अगर आप 4.0 बैच में अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ लेक्चर के। नहीं होगा तो क्योंकि पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैं फ्री में परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे नहीं होगा तो अपलोड करवा दूंगा, तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो नोट्स एज सच आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हो सकता है कि जब मैं नोट्स आपको दिखाऊं तो कुछ लोगों को ये हो सकता है लगे कि सर प्रिंट आउट ये सारी चीज़ें, तो प्रिंट आउट के रिगार्डिंग भी मैं वहीं पे आपको चीज़ क्लियर करूँगा जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। ठीक है, कि प्रिंट आउट निकलवाना है नहीं निकलवाना है, वो सारी चीज़ें ध्यान से, क्योंकि पहला लेक्चर है तो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि नहीं तो फिर आप क्वेरी ग्रुप पे वो करते हो, क्वेरी जो नंबर मैंने दे रखा है, लेकिन उस पर इतनी सारी क्वेरीज रहती हैं कि बहुत लेट वो क्लियर हो पाती हैं।
ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में नोट करिएगा कि जो नोट्स हैं वो कैसे रहेंगे और क्या प्रिंट आउट निकलवाना है नहीं निकलवाना, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में क्लियर करूँगा। लेकिन अगर 4.0 बैच के स्टूडेंट हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको नोट्स ऐसा सच लिखने की ज़रूरत है। मैं इतना ही आपको पीपीटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, आराम से एक गहरी सांस लेना है और आराम से अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके नेक को थोड़ा रोटेट करके अटेंटिव पोजीशन पे बैठ जाना है, समझते चलना है लेक्चर को। आनंद आएगा बस आपको लेक्चर में, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि लेक्चर 1 है तो आनंद आएगा। होता है कि नया लेक्चर है, अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इतना कंपटीशन है, 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बट एक्चुअल में धीरे 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 मेरी एनर्जी तो एज़ फार एज़ पॉसिबल, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो सेम ही रहे, सेम फ्रीक्वेंसी पे लेक्चर 1 से लेके एंड जो लास्ट लेक्चर है वो रहे। लेकिन काफ़ी लोगों का वो जो रिदम है वो बिगड़ जाता है, जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, हर लेक्चर में नहीं दूंगा। इसीलिए हमने टेलीग्राम पे भी डाला था कि भाई अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और तब तक मत उठिएगा जब तक ये कोर्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको जीके में अगर आप ज़ीरो भी हैं, बिल्कुल अगर आपको शून्य पे खड़े हुए हैं तो शिखर तक आप पहुँचेंगे, ये मेरा वादा है आपसे बस, ठीक है। बस आप रेगुलर बने रहिएगा लेक्चर 1 से लेके एंड लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। 5 से लगभग 6 महीने लगते हैं हमें कोर्स को कंप्लीट करने में, लगभग जितने भी अभी तक बैच हुए हैं तो उतना ही यहाँ पे भी लगेगा ऑलमोस्ट। सारा कुछ करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, एनवायरमेंटल साइंस, सब कुछ, ठीक है। और सब कुछ मैं ही आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस लेक्चर 1 से आप बस रेगुलर हो जाइए, कंसिस्टेंट हो जाइए, बाकी मैं देख लूँगा आपको समझाने समझने सब कुछ। और जो लोग 4.0 में हैं वैसे तो लेक्चर के बाद कुछ बचेगा नहीं कि ये कुछ समझ में नहीं है, वैसे तो आप पूछ सकते हैं। और पूछने का भी मैं बता देता हूँ कब आपको पूछना है, कैसे क्या पूछना है। मैं खुद आपसे पूछूंगा, जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करवा लिया, अब मैं आपके कमेंट्स ही नहीं देखता रहूँगा, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने पे फोकस नहीं रहेगा। तो मैंने कोई चीज़ कंप्लीट करी, मैं खुद आपसे बोल दूंगा, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल दूंगा कि भाई अब किसी के कुछ डाउट्स हों तो पूछना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आप वहाँ पे कमेंट लिखेंगे और जो भी मुझे लगेगा रेलेवेंट तो मैं क्लियर करता चलूँगा। वैसे तो कुछ होगा नहीं, और अगर फिर भी होता है किसी का लेक्चर के बाद भी तो आपको एक पोर्टल मिलेगा, वहाँ पर पोर्टल रहता है अंदर बैच के अंदर, तो वहाँ पर आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी आपका जो क्वेरी है उसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पर अटेंटिव रहना है, कोशिश यही करना है कि आपको इसके लेक्चर के बाद सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े, फिर से समझने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो टॉपिक का नाम क्या है, सोलर सिस्टम, ओके। तो क्या हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। अब सोलर सिस्टम में आता कौन कौन है? तो सोलर सिस्टम में हमारा सन है और हमारे प्लैनेट्स आते हैं, बट सोलर सिस्टम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिगर कॉस्मॉस। Solar system is not a small part, is a very 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 small part of the bigger cosmos. What is cosmos? Cosmos is universe, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अब आपको हिंदी में वो ब्रह्मांड विज्ञान लिख के नहीं देगा, वो कॉस्मोलॉजी ही लिख के देगा, ध्यान रखिएगा। तो जो ब्रह्मांड है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो आपको क्या समझ में आया कि जो सोलर सिस्टम है ये बहुत 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 टाइनी पार्ट है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना टाइनी पार्ट है ये बिगर कॉस्मॉस का, जिसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी। अब बात ये आती है कि हाउ डिड आवर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड? हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई? बताइए, अगर किसी को पता हो तो। क्यों पता है किसी को कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? अब कमेंट में सब लोग लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी। लेकिन एक्चुअल में देखा किसने कि बिग बैंग थ्योरी से या फिर बिग बैंग एक्सप्लोजन से हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। तो एक्चुअल में ये अगर मैं बात करूं, देयर इज़ अ बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीडियो लगाया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भाई बिग बैंग एक्सप्लोजन होता क्या है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से माना जाता है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ होगा। इनफाइनेटली हॉट डेंस पार्टिकल था एंड इसका एक्सप्लोजन हुआ और यहाँ से पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। लेकिन फिर से वही बात आती है कि ये देखा किसने? क्योंकि अगर हम इस बिग बैंग एक्सप्लोजन की बात करें तो ये रफली माना जाता है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर कहीं कहीं पे 13.8, क्योंकि एक्चुअल में 13.77 बिलियन ईयर्स है वो। तो
तो इसलिए उसको हम राउंड ऑफ करके 13.8 बिलियन ईयर्स भी लिख देते हैं। तो रफली 13.7 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, और वैसे बात है ह्यूमंस तो होंगे नहीं, तो फिर देखा किसने? कैसे पता चला कि ये जो फिनोमिना है या फिर जो हमारा यूनिवर्स है इसका क्रिएशन बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ? तो ये ऐसे पता चला कि जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेट्स सपोज ये गैलेक्सीज़ हैं, ये क्या हैं? ये गैलेक्सीज़ हैं। इन गैलेक्सीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो गैलेक्सी के अंदर भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो खगोलीय डिफरेंट तरह के हमारे वस्तुएं हैं, खगोलीय वस्तुएं, उनके बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये हम क्या करते हैं? टाइम में पीछे जाते हैं, टाइम में पीछे इस तरीके से जाते हैं और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई अगर इनका अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी बहुत सालों पहले, अब टाइम का कैसे पता चला कि भाई 13.7 ही बिलियन ईयर्स पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था? टाइम ट्रैवल करके। कैसे टाइम ट्रैवल करके? रेट ऑफ एक्सपेंशन देख के, ठीक है? रेट ऑफ एक्सपेंशन देख के कि भाई किस रेट से ये जो गैलेक्सीज हैं या उनके बीच के जो सेलेस्टियल जो बॉडीज़ हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो किस रेट से बढ़ रही है। उस रेट में हम पीछे गए, तब हमें पता चला कि यार ये कभी बहुत, यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये बहुत ही इनफाइनाइटली हॉट डेंस पार्टिकल रहा होगा जिसमें कि एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है? जिसमें कि क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि वो उतनी एनर्जी होल्ड नहीं कर पा रहा था और उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और यहीं से हमारे कॉस्मॉस, दैट इज यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। और इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। बट बिफोर दैट कुछ इसको लेके थ्योरी हम समझते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी और कैसे क्या प्रपोज किया। तो सबसे पहले तो एडविन हबल का नाम याद रखिएगा। किसका नाम? एडविन हबल, ठीक है? एडविन हबल। एडविन हबल ने सबसे पहले ये बताया था कि यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है? कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। आई थिंक यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है जो हमारा यूनिवर्स है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी नहीं दी थी एडविन हबल ने, उन्होंने सिर्फ एक्सपेंशन थ्योरी के बारे में बात करी थी कि कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा था। इट वॉज जॉर्ज लेमाइटर ने अवधारणा दी थी, ये कॉन्सेप्ट दिया था 1927 में, जो पब्लिश हुआ था आगे जाके 1931 में, 1931 में, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट कब दिया था? 1927 में जॉर्ज लेमाइटर ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक इनफाइनाइटली हॉट डेंस पार्टिकल, यानी पूरा मैटर एक जगह एकत्रित था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद पूरा हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, और आज भी एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, और जिसके थ्रू ही हम प्रेडिक्ट कर पाए हैं कि कभी ये एक टाइम पे 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक साथ रहे होंगे ये। लेकिन ऐसा हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल का मानना नहीं था। उन्होंने 1948 में स्टेडी स्टेट थ्योरी दी। उन्होंने स्थिर अवधारणा सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन साथ ही ये अपना औसत घनत्व भी बनाए रख रहा है जो स्थिर है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग बट एट द सेम टाइम इट इज मेंटेनिंग इट्स एवरेज डेंसिटी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बिग बैंग में क्या है? देयर वॉज अ इनफाइनाइटली हॉट डेंस पार्टिकल या मैटर, एक्सप्लोजन हुआ और ये बिखर गया। क्या हुआ? बिखर गया। बट स्टेडी स्टेट थ्योरी का ये मानना है कि कुछ बिखरा बिखरा नहीं, कुछ भी नहीं बिखरा, एवरीथिंग इज एज इट इज। देख रहे हो ये 3 डॉट्स, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 डॉट्स ये, 3 डॉट्स ये, 3 डॉट्स ये, ठीक है? पूरा वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? ऐसे डॉट्स हैं, लेकिन सब फैल गया मैटर। यहाँ पे पूरा वही है, बस हो क्या रहा है? नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। लेकिन पूरा ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा आपका मैटर है वो एक साथ कभी था और उसमें एक्सप्लोजन हुआ। कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब यूनिवर्स का, बिग बैंग थ्योरी का मानना यह है कि यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ एक्सप्लोजन से। इसका मानना ऐसा कोई ऐसा क्रिएशन नहीं हुआ है, पहले से ही था ये ऐसे। बस हो क्या रहा है? वही चीज़ बस बड़ी होती जा रही है, वही चीज़ बड़ी होती जा रही है बिकॉज उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो बात एक्सपेंशन तक तो ठीक है, लेकिन उनका ये मानना है कि ऐसा कोई क्रिएशन वेशन नहीं है, वो पहले से जैसा था वैसा ही है, स्टेडी है वो। लेकिन इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, स्टेडी स्टेट मॉडल, जो कि फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दिया था 1948 में। और माना किया जाता है, किस पे अभी बिलीव किया जाता है? बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है इतनी चीज़? ओके।
अब ये जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी गैलेक्सीज क्रिएट हुई, बहुत सारी गैलेक्सीज, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज। उनमें से एक गैलेक्सी निकली मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है, अब याद करो हमारी पहली स्लाइड थी सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल तो मैंने आपको क्या बताया था, सौर मंडल हमारे इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन सौर मंडल पहले एक मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है, जो कि खुद बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना है आकाश गंगा को। और हमारा जो सोलर सिस्टम है ये ओरियंस पर जो आर्म है मिल्की वे गैलेक्सी का, उसमें है आर्म, हाथ। आर्म का मतलब तो हाथ होता है। हाँ, अभी दिखाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये अपनी गैलेक्सी है, ये अपनी गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी में ढूंढो कहाँ है ओरियंस पर, ढूंढो कहाँ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ पे है ओरियंस पर। तो ओरियंस पर ये रहा आपका, मिला? देख रहे हैं, ये पूरी, मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्स है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से बस एक ये गैलेक्सी है मिल्की वे। और उनमें से कितने आर्म्स आप देख सकते हो, ये आर्म है, ठीक है, सैगिटेरियस आर्म है। सैगिटेरियस आर्म जो है इसके बाहर लोकेटेड है, आप देखो ये रहा आपका सैगिटेरियस आर्म, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ओरियंस पर दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम दी सैगिटेरियस आर्म। ये सैगिटेरियस आर्म है, इसके बाहर आपको ओरियंस पर देखने को मिलेगा, और उसके बाहर देखने को मिलेगा पर्सियस आर्म। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि ओरियंस पर इज लोकेटेड, ओरियंस पर आर्म इज लोकेटेड बिटवीन विच टू आर्म्स, सो सैगिटेरियस आर्म एंड पर्सियस आर्म, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसी ओरियंस पर आर्म में कहीं छोटू सी जगह में हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ओरियंस पर है, ठीक है, ये ओरियंस पर है, ये आप देखो ये ओरियंस पर है, और इसमें छोटू सा हमारा ये सोलर सिस्टम है, जिसमें ये सन देख पा रहे हो आप, सन। इस छोटू से सोलर सिस्टम में एक छोटू सा हमारा प्लैनेट है अर्थ, और उस छोटू से प्लैनेट अर्थ में हमारा एक कॉन्टिनेंट है एशिया, और उस छोटे से कॉन्टिनेंट एशिया में एक हमारा प्यारा देश है भारत। और उस भारत में एक छोटे से स्टेट में आप कहीं रह रहे होंगे, एक छोटे से सिटी में आप रह रहे होंगे, उसमें एक छोटा सा कस्बा होगा, उसमें एक छोटा सा घर होगा, उसमें एक छोटा सा कमरा होगा, और वहाँ तुम बैठ के क्लास ले रहे हो, और तुमको लग रहा है कि पूरी दुनिया, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे मन मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। तो तुमको लगता है ये देख के कि इतने बड़े यूनिवर्स में जहाँ हज़ारों गैलेक्सी हैं, कुछ पता नहीं कितनी हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा होंगी, उनमें से एक ही गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में एक ओरियंस पर एक आर्म है, बहुत सारे आर्म्स में, उसमें से ओरियंस पर आर्म में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है, हज़ारों सोलर सिस्टम है, उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है, और उसमें एक हमारा एक 8 प्लैनेट में हमारा प्लैनेट है अर्थ। और उसमें आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कितने छोटे लेवल पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमें रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। अगर फिर भी आपको समझना है तो फिर आप सोचिए कि आप कितने छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। खैर, फिलोसफी की ये क्लास नहीं है। बैक टू द मिल्की वे गैलेक्सी। नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नज़दीक आपको गैलेक्सी देखने को मिलेगी, दैट इज एंड्रोमेडा। ओके, तो ये फैक्ट याद रखना है आपको। यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर 1 में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अगर आपको देखनी है तो भारत में एकमात्र नाइट स्काई ऑब्जर्वेटरी है, लद्दाख का एक गांव है हनले, वहाँ पे क्या है, बहुत ही लीस्ट लाइट पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन जो हम देखते हैं अर्बन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पे अर्बन सिटीज़ रहती है, क्योंकि रात भर पूरी लाइट जलती रहती है, तो हमें रात में पूरा जो स्काई में हमारे स्टार्स वगैरह हैं, वो सब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, स्टार्स, प्लैनेट, वो सब नहीं देख पाते हम। लेकिन यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। वैसे तो गांव है पूरा, ये बहुत ही रेयरली घर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी तरीके से 11 बजे के बाद तो लाइट जलाई ही नहीं जाती है। और ये ऑब्जर्वेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, एकमात्र डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है इंडिया में। तो अगर आपको बहुत फैसिनेट करती हैं चीज़ें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, हनले गांव है लद्दाख में, ठीक है। तो ये है, बाकी लद्दाख में तो आजकल क्या ही चल रहा है आपको पता ही है, ठीक है। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। ऑलराइट, यहाँ तक अच्छा किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले जल्दी से बताओ, जल्दी से। एनीवन, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकता है जल्दी।
डाउट नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, ठीक है, एंड दैट इज हाउ डिड आर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। नो सर, हिंदी में बोलिए तो हिंदी में भी तो बोल रहे हैं यार, हिंदी में तो सारी चीज़ें लिखी हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी में, ओके, स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि सारी चीज़ें जो हैं स्टेडी हैं, यानी कि अब आपको लग रहा होगा कि ये सेम ही तो हैं, लेकिन आप ऐसे मान लो कि बिग बैंग मॉडल ये बोलता है कि बहुत ही इनफाइनाइटली हॉट डेंस पार्टिकल था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ एंड पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। अब ये चीज़ वहीं की वहीं नहीं है, इधर उधर अपनी पोजीशन को भी शिफ्ट कर रहा है। स्टेडी स्टेट मॉडल का ये मानना था कि ऐसा कोई क्रिएशन नहीं हुआ, यूनिवर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से था, बस वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि वो स्टेडी स्टेट में है, बट वो अपनी एवरेज डेंसिटी को मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओके, अब आते हैं इस चीज़ पे, एंड दैट इज कि हाउ डिड आर सन ओरिजिनेटेड और हाउ डिड आर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड। अभी तक हम ये देखा था हमने कि हमारा यूनिवर्स किस तरीके से क्रिएट हुआ, एंड दैट वाज बिग बैंग एक्सप्लोजन। हमारा सन किस तरीके से क्रिएट हुआ, इसके लिए आता है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें यह बोला जाता है कि एक नेबुला है, नेबुला मतलब रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, धूल और गैसों का एक गुबार है जो बहुत भयंकर तरीके से रोटेट किया, बहुत भयंकर तरीके से रोटेट किया, और रोटेट करने की वजह से क्या हुआ, जो लाइट गैसेस हैं वो अंदर की ओर चली गई, जिससे कि हमारे सन का क्रिएशन हो गया, एंड जो बाकी के जो डस्ट एंड गैसेज एंड रॉक वगैरह थे वो इसके अराउंड घूमने लगे। क्यों घूमने लगे, क्योंकि ये जो सन क्रिएट हुआ इसमें इमेंस ग्रेविटी है, बहुत भयंकर इसमें ग्रेविटी है, जिसकी वजह से जितना भी मटेरियल है नेबुला का वो इस तरीके से रेवोल्यूशन, इस तरीके से रेवोल्यूशन करने लगा, किसके अराउंड, सन के अराउंड, और धीरे 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 क्या हुआ, ओवर द टाइम ये बन गए हमारे प्लैनेट्स। 13.77 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। लेकिन ये कब बना हमारा सोलर सिस्टम। अभी मैं आपको बताया सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ओरियन स्पर, जिसमें कि कभी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ, नेबुला मतलब एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, गैसों और जो डिफरेंट जो चट्टान है, जो मटेरियल है, उसका गुबार घूमना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अंदर की ओर, केंद्र की ओर सन बन गया, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट गैसेस उनका डिपोजिशन हो गया, और उसके चारों ओर हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स निकल के आए। ठीक, तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इसका एवोल्यूशन कब हुआ, रफली माना जाता है 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। हमारी अर्थ की एज भी यही मानी जाती है, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि माना जाता है कि 4.8 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी। ये क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आपके CGL मेंस 2023 में पूछा गया था, ये 2023 में। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज फ्रॉम नेबुला। नेबुला अभी मैंने आपको बताया क्या है, धूल और गैसों का एक बादल है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये थ्योरी दी किसने थी, सबसे पहले इमैनुअल कांत ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, 1755 में, एंड बाद में इसको रिवाइज करने का काम किया था 1796 में। और एज ऑफ अर्थ 4.5 या कहीं कहीं 4.6 बिलियन ईयर्स एगो आपको देखने को मिलेगी। ये मत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना कि सर दोनों आगे ऑप्शन में, तो क्या मार्क करेंगे, नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, ये है हमने पढ़ा नेबुलर हाइपोथेसिस। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा बिग बैंग एक्सप्लोजन था, बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद एक थ्योरी निकल के आई, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दी। उसी तरीके से नेबुलर हाइपोथेसिस का भी एक काट निकला। मतलब इसको भी इन लोगों ने, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने क्या बोला, इन्होंने प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस दिया। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार ये था कि जो हमारा सन है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, एक स्टार अप्रोच किया, सन इज ऑल्सो अ स्टार। अभी डिटेल में पढ़ेंगे यार सन के बारे में, मज़ा आ जाएगा आपको। सन के बारे में आप ऐसी ऐसी चीज़ें जानोगे जो आपने आज तक कभी सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो सन के पास से एक स्टार गुजरा, सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो उसके पास से एक और स्टार गुजरा, जिसकी वजह से इसका जो कुछ सर्टेन हिस्सा है वो इसके अट्रैक्शन से, इसके ग्रेविटेशनल पुल से क्या हुआ कि निकल गया, काइंड ऑफ सिगार शेप में इस तरीके से निकल गया। और जब बहुत दूर चला गया स्टार, तो ये टूट के गिर गया। जो मैटर ये अपने साथ लेके गया था थोड़ी दूर तक चिपका के, अब जब ये वापस ये दूर चला गया तो ये इस सन से अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो ये घूमने लगा, और बस यहीं से 8 प्लैनेट का क्रिएशन हो गया। ये कहना था चैम्बरलिन और थॉमस रे मॉल्टन का। चैम्बरलिन नहीं होगा, चैम्बरलेन होगा, ये स्पेलिंग गलत है, मतलब ए लगेगा L और I के बीच में।
इसी को बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस या बाइनरी हाइपोथेसिस या बाइनरी थ्योरी। ठीक, सबसे पहले 16th सेंचुरी एडी में निकोलस कॉपरनिकस हुए। उन्होंने ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया सोलर सिस्टम का। 16th सेंचुरी की बात है ये। किस तरीके से क्रिएट हुआ वो सब नहीं, वो सब तो नेबुलर हाइपोथेसिस में इन्होंने इमैनुअल कांट और लैप्लेस ने दिया। फिर उसके बाद में हमने देखा 1905 में इन लोगों ने प्लैनेटेसिमल थ्योरी अपनी निकाल के दी कि किस तरीके से क्रिएट हुआ। कॉपरनिकस ने ये क्रिएट नहीं, पहले ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर पे सारी चीज़ें उसके अराउंड घूम रहा है, फिर सन घूम रहा है। लेकिन निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले 16th सेंचुरी में ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी देके ये बोला कि नहीं, सन सेंटर पे है और प्लैनेट्स उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सूर्य केंद्र में है और उसके किनारे चारों ओर जो हमारे बाकी के ग्रह हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं उसके अराउंड में। तो ये ध्यान रखना, कॉपरनिकस ने इस पर्टिकुलर बेसिक सी चीज़ को बताया था कि सन सेंटर में और बाकी सब रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की इन लोगों ने थ्योरी दी थी। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं अरेंजमेंट क्या है प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि सन सेंटर पे अभी हमने देखा और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सन सेंटर पे 8 प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह हैं। अब बौने ग्रह क्या होते हैं ये जब मैं आपको बताऊंगा प्लूटो के बारे में तब बताऊंगा, अभी नहीं उसके बारे में जानना है। ठीक है, बस अभी जान लो 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है जो मेन प्लैनेट नहीं है। सन इज एट द सेंटर इज द ओनली स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो पहला फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है और वो है सन। पूरा सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही तारा है, वो है सन। 99% ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम इज कंटेन्ड विद इन द सन। यही कारण है कि सौर मंडल का जो 99% द्रव्यमान है वो सूर्य में समाहित है। यही कारण है कि जो हमारे जितने भी सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी सन के अराउंड ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि पूरा मास तो सन के पास ही सोलर सिस्टम का, तो सबको झुक के रहना पड़ेगा सन के आगे। समझ रहे हैं आप ये चीज़ को? बाकी प्लैनेट के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। अब एस्ट्रोनॉमी में आता है। व्हाट इज दिस एस्ट्रोनॉमी? तो एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज। खगोल विज्ञान क्या है? आकाशीय पिंडों से संबंधित विज्ञान। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? आकाशीय पिंड क्या होते हैं? आकाश में जो पिंड, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें जो घूम रही हैं पूरे यूनिवर्स में, प्लैनेट्स तो एक पार्ट है उसका, प्लैनेट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक वो जो खुद की लाइट रखते हैं अपनी, जो खुद के बलबूते जलते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस, विच हैव देयर ओन लाइट, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे तारे, स्टार्स, जैसे हमारा सन है, तो सन एक तारा है और उसके पास खुद का लाइट है, वो खुद प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है वो अभी देखेंगे आगे। नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। एस्टेरॉइड्स, मेटियोर, मेटियोराइट, कॉमेट्स, मून यानी क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्कापिंड, धूमकेतु, चंद्रमा। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो जुगनू है वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? जुगनू जो होता है, जुगनू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो फायरफ्लाई। ठीक है, तो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस? तो इसकी खुद की लाइट है कि नहीं? तो बिल्कुल इसमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। ये अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला जो हमारा ये मून है, ठीक है, ये मून है। अब मून नॉन ल्यूमिनस है। क्यों नॉन ल्यूमिनस है? क्योंकि खुद की लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकता क्यों है? क्योंकि जो सन लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। बस सन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है और हमें रात में लगता है कि चंद्रमा जो है ग्लो कर रहा है, बट एक्चुअल में वो मून ग्लो नहीं कर रहा होता है, वो सन लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, समझ गए आप ये चीज़ को? ठीक है, कि ल्यूमिनस, ये आपका जो फायरफ्लाई है वो ल्यूमिनेंस होगा। ठीक है, क्यों ल्यूमिनेंस होगा? क्योंकि ये खुद की लाइट है, इसकी बायोल्यूमिनेसेंस। अब केमिकल रिएक्शन इन देयर एब्डोमेन इन्वॉल्विंग ल्यूसिफेरिन, ल्यूसिफरेज एंड ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये ग्लो करते हैं। ओके, अब एक एक करके सेलेस्टियल बॉडीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। एस्टेरॉइड क्या होता है? बड़ा सा पत्थर, उसी को एस्टेरॉइड बोलते हैं, क्षुद्रग्रह बोलते हैं। दैट इज रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन।
द रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला चट्टानी पिंड को बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो पत्थर हैं ये इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, अभी इनके बारे में एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है कैसे वो सब देखेंगे। ठीक है, आपके सारे कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपके क्लास के बाद। अब इसके अलावा क्या होता है, मेट्योराइड होता है, मेट्योर होता है, मेट्योराइट होता है। तो कभी आपने ये सुना है कि तारा टूट गया जल्दी से विश मांग लो? कितने लोग साथ हुआ, सही सही बताना, कितने लोगों ने विश मांगी है? कितने लोगों ने विश मांगी? तुम्हारी विश पूरी हुई होगी कि नहीं हुई होगी वो तो मुझे पता है, वो तो तुम्हें खुद अभी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो रही तुम्हारी विश पूरी, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, उसी तरह क्यों नहीं हो रही विश पूरी अभी तुम्हें पता चलेगा। ये बताओ कि कितने लोगों ने विश मांगी है, कितने लोगों ने टूटता हुआ तारा देखा है अपनी लाइफ में? कितने लोगों ने देखा है? देखा ही नहीं है। यस सर, ओके, मैंने देखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है। बेटा जिसको तुम टूटता तारा बोलते हो वो तारा नहीं टूटता है, कभी स्टार ब्रेक नहीं होता है कि लो तारा टूट गया। तारा टूट गया ना तो ठीक है क्या हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है। वो तारा नहीं होता है, वो एक छोटा पत्थर होता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो जल जाता है और उसी को तुम टूटता हुआ तारा बोल देते हो और विश मांग लेते हो। अब जब तारा टूटा ही नहीं तो जब तुम विश मांगोगे भी तो तुमको क्या लगता है वो विश तुम्हारी फुलफिल होगी भी? क्यों? क्योंकि वो तारा है ही नहीं, वो तो एक छोटा सा पत्थर है जिसको मेटियोराइड बोलते हैं। सर एस्टेरॉइड भी तो पत्थर था? हाँ, ये बड़ा पत्थर था, बड़ा बड़ा पत्थर था। ये छोटू छोटू सा पत्थर है जिसको मेटियोराइड बोलते हैं, मेटियोराइड ड। ठीक है, अभी डकार भी नहीं रहा ये, मतलब अभी आ भी नहीं रहा ये, तो फिर जब आ गया तो जल गया, मेटियोर। आके टूट के मतलब टकरा गया तो मेटियोराइट। टकरा गया ना, अर्थ में आ गया, टकरा गया, ट। समझ रहे हो, घूम रहा है मेटियोराइड, आके जल गया मेटियोर, इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। और एक हाँ अभी हो सकता है तुम में से काफ़ी लोगों को पता हो, अभी दिल्ली और जो नियर बाई इलाके हैं उनमें आई थिंक अभी कौन सा डेट था, आई थिंक 22 या 23 ऑफ सितंबर को, आई थिंक, है ना? नहीं कब, हाँ सितंबर में ही तो 23 सितंबर को ऐसा कुछ रात में देखने को मिला और काफ़ी लोगों ने उसको बोला कि ये मेटियोर्स हैं, मेटियोर शावर हुआ है ये। मेटियोर शावर का मतलब बहुत सारे मेटियोर्स आते हैं और एकदम से, जैसे कि एक क्वाड्रेनलिट्स करके एक शावर होता है, तो डिफरेंट तरह के बहुत सारे, और जिनके पास भाई फैटमैन है तो अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा अभी, जैसे मैं बताऊंगा तो उसको लिख लें अलग से, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे लिखना है। ठीक है, तो मेटियोर शावर बहुत लोगों का वो लगा, रात में देखने को मिला, रात के आई थिंक 1-2 बजे के टाइम पे। एक्चुअल वो मेटियोर शावर नहीं था, वो इट वॉज जस्ट अ रेमिनेंट ऑफ अ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट होता है उपग्रह, उसके अवशेष थे जो, और ये मतलब माना जा रहा है कि वो चाइनीज़ कोई सैटेलाइट थी, उसके अवशेष थे जो टूट के एटमॉस्फेयर में आए और वो जल गए और वही बस अपीयर हो रहे थे, वो मेटियोर शावर भी नहीं था। तो सबसे पहली बात तो कोई तारा टूटता नहीं है कभी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तारे की लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है, होती है, लेकिन तारा कभी टूटता नहीं। इट इज़ मेटियोर, जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, और अगर टकरा जाता है तो गड्ढा हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक, अब मैं सोच सकता है काफ़ी लोगों ने नाम सुना हो इसका, तो इसको क्रेटर लेक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, पहले तो माना जाता था ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, लेकिन फिर ये अभी बिलीव किया जाता है कि ये कोई मेट्योराइट का इसमें इम्पैक्ट हुआ था बहुत पहले, जिसकी वजह से यहाँ पे लेक क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे तालाब इस तरीके से लोनार लेक क्रिएट हुआ। तो ये क्रेटर लेक है जो कि बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। कॉमेट क्या होता है? धूमकेतु। व्हाट इज़ धूमकेतु? तो धूमकेतु इज दिस, ये देखो आ रहा है, क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, डस्ट, आइस, गैस। ये चट्टान, धूल, बर्फ, गैस से बना हुआ है ये। अच्छा, हाँ, ये एक्चुअल में आईसी ऑब्जेक्ट है जो गया ना अभी, ये आईसी ऑब्जेक्ट है, आइस है इसमें। तो जब ये सन के नज़दीक से जाता है तो पता है क्या होता है, इसकी आइस पिघलने लगती है, और जब इसकी आइस पिघलती है, अब क्योंकि इसमें डस्ट भी है, सिर्फ आइस तो है नहीं, तो इसकी क्या है ना, टेल बन जाती है, पूंछ बन जाती है। 2 टेल बनती हैं, एक आयन टेल और एक डस्ट टेल, एक आयन टेल और एक बनती है डस्ट टेल। अब ये भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं, इट डिपेंड्स कि इनका ऑर्बिट कहाँ से आए हैं ये। खैर, तो आयन टेल है और एक डस्ट टेल है। आयन टेल एकदम सीधी बनती है और डस्ट टेल एकदम थोड़ी कर्व सी बनती है। तो जैसे ही सन के नज़दीक आएंगे तो इनकी जो भी ये आइस है ये मेल्ट होने लगेगी। अब बात ये आती है आते कहाँ से हैं ये सब, तो ये कहीं से भी आ सकते हैं।
या तो ये क्यूपर बेल्ट से आ सकते हैं या ऊट क्लाउड से आ सकते हैं। व्हाट इज दिस ऊट क्लाउड्स? तो ऊट क्लाउड ये एक्चुअल में, अभी तो हमने ये पढ़ा कि सन है, हमारे 8 प्लैनेट हैं। जब 8 प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक बेल्ट आती है जहाँ पर एस्टेरॉइड हैं, उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। जहाँ पे सारे प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आती है क्यूपर बेल्ट। उसके बियॉन्ड, उसके भी बियॉन्ड आता है ऊट क्लाउड, जहाँ पर आपको आईसी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो उसको शॉर्ट पीरियड कॉमेट बोलते हैं, और अगर कोई यहाँ से आ रहा है तो उसको लॉन्ग पीरियड कॉमेट बोलते हैं। इट डिपेंड्स कि उसका ऑर्बिट का डायमीटर कितना है, मतलब कितने दूर से वो आ रहा है। अगर ज़्यादा दूर से है तो वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट कहलाता है, पास से आ रहा है थोड़ा तो उसको शॉर्ट पीरियड कॉमेट बोलते हैं। तो कॉमेट भी क्लियर हो गया आपका क्या होता है। तो ऊट क्लाउड क्या है? ऊट क्लाउड क्यूपर के भी बियॉन्ड है, ठीक है, जहाँ पर आपको आईसी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारामंडल, तारों का समूह। ठीक है, तारों के समूह को तारामंडल बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। जैसे कि एक आपने सुना होगा सप्तऋषि, आपने ऑब्जर्व किया होगा सप्तऋषि, 7 तारे मिलके इस तरीके से उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर जिसको द ग्रेट बियर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पे एक सेकंड रुको, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज योर उर्सा मेजर, ये है उर्सा मेजर, और ये जो देख पा रहे हो ये है उर्सा माइनर, ये उर्सा मेजर और वो है उर्सा माइनर। अब क्योंकि ये भालू के शेप में है तो इसको ग्रेट बियर बोल देते हैं। और ये जो 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 तारे हैं इन्हीं को ये मिल के बन जाता है बिग डिपर, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग डिपर। ये क्या होता है? एक एस्टेरिज्म होता है। एस्टेरिज्म क्या होता है? एस्टेरिज्म कॉन्स्टिलेशन के अंदर भी एक जो छोटा पैटर्न ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। कॉन्स्टिलेशन क्या है? तारामंडल क्या है? तारों का समूह है, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप है, उसमें से एक छोटा सा ग्रुप, इसमें एक छोटा सा भी अगर उसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप बन जाए दैट इज एस्टेरिज्म बोलते हैं उसको। यहाँ पे जो लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं एस्टेरिज्म, ठीक है, तारामंडल में देखा जा सकता है, इसको एस्टेरिज्म बोलते हैं। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 तारों से मिलकर बना हुआ है, 7 स्टार्स है। ये आपसे पूछ सकता है। इसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है ना सिर्फ बिग डिपर में बल्कि पूरे उर्सा मेजर में, इट इज़ एलियोथ। और उर्सा माइनर में जो सबसे ब्राइटेस्ट होता है इसको पोलारिस बोलते हैं, इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, नॉर्थ स्टार, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर देखने को मिलता है। तो अगर किसी को नेविगेशन वगैरह में ये हेल्प करता है, जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो तो ये नेविगेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर है। तो बड़ा ही कांस्टेंट अपीयर होता है, बड़ा स्टेशनरी अपीयर होता है, बिल्कुल मूव करता हुआ अपीयर नहीं होता है। पोलारिस बोलते हैं। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है उर्सा माइनर में, सबसे चमकीला, और एलियोथ है उर्सा मेजर में सबसे चमकीला। बाकी भी देख लेते हैं। ये है अपना कैसियोपिया। तो कैसे हैं ये पिया? ये पिया डब्ल्यू शेप के हैं जिसमें शेडार सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, कैसियोपिया। ठीक है, कितने इसमें हैं स्टार्स? तो 2 2 4 1 5 स्टार से मिलकर बना हुआ है। ओरियन, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये धनुष बाण लेके रखा हुआ है, तो इसीलिए इसको ओरियन द हंटर बोलते हैं। ऐसा लग रहा है साउथ की कोई मूवी हो ना, ओरियन द हंटर। तो ये ओरियन द हंटर है ये। इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कोई बता सकता है? इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा? उसका नाम आर से शुरू होता है, बताओ। सिग्नस, सिग्नस जो है क्रॉस शेप्ड है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि बताओ क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टलेशन कौन सा होता है? तो इट इज सिग्नस। कौन हंटर के शेप में होता है? इट इज़ ओरियन। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा इसमें? ब्राइटेस्ट स्टार इसमें रिगल, रिगल इज़ दी ब्राइटेस्ट स्टार। ये कुछ छोटू छोटू से हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, इसी के नाम पे वो आपको पता है हमारी राशि फल होते हैं, राशियाँ वो इन्हीं के नाम पे होती हैं, ठीक है। ये सैगिटेरियस जिसको कुंभ राशि बोलते हैं, कैप्रिकॉन कुंभ राशि एक्वेरियस होती है। सैगिटेरियस, कैप्रिकॉन, पिसेस, लिब्रा, ये सब छोटे छोटे कॉन्स्टलेशन है जिनके बारे में ऐसे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। कैसियोपिया, सिग्नस, ओरियन, ठीक है, रिगल है, ओरियन इज कॉल्ड द हंटर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। बस इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना ही आपको तारामंडलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या भैया डोप तुम सुधर जाओ नहीं, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार पे आते हैं अभी, ओके। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है या फिर नियरेस्ट स्टार? हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है एंड दैट इज सन। ब्राइटेस्ट स्टार इन दी नाइट स्काई, नाइट स्काई में। अब नाइट में भाई सन तो होता नहीं है, दिखता नहीं है हमें,
तो ब्राइट नाइट स्काई में सिरियस होता है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, सन इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। तो उसके बाद सबसे नज़दीक कौन है? तो इट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारी प्रॉक्सिमिटी में। ऐसे याद रखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, सन और अभी का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप उठा के देखोगे जो स्टेनो का एग्ज़ाम, तो उसमें सोलर फ्लेयर पे क्वेश्चन बने हैं। आपका उसमें क्वेश्चन बना है जो हमारे ये कोरोनल मास इंजेक्शन होता है उस पर, तो आपको यहीं से वो चीज़ समझ में आएगी। तो सन की बात करते हैं, इट इज़ दी ओनली स्टार, ये चीज़ हम समझ गए, ठीक है। ओनली स्टार है सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ दी सोलर सिस्टम है, पूरी एनर्जी यहीं से मिलती है सब कुछ, ठीक है। अब ये अपनी एनर्जी बनाता कैसे है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है कि ये अपनी एनर्जी खुद से बनाता है, अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन से। कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन से, जिसको बोलते हैं परमाणु संलयन। परमाणु संलयन, ठीक। इसमें होता क्या है? इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कोलाइड होकर फ्यूज करके, क्योंकि इसमें बहुत इमेंस ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या बना देते हैं? हीलियम बना देते हैं वो, ठीक है। तो सन अपनी एनर्जी कैसे बना रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन से बना रहा है, जिसमें किसके कोर में, कोर मतलब इसका जो सबसे आंतरिक भाग है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट क्रिएट होती है, और उस प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं और हीलियम बना देते हैं। फ्यूजन का मतलब ही यही होता है कि दो चीज़ें मिलके जब एक चीज़ बना दें, फ्यूज़ कर जाएं, मिल जाएं आपस में। सन 99% मास कैरी करता है पूरे सोलर सिस्टम का, यही कारण है कि क्यों सारी चीज़ें उसके अराउंड में घूम रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर फर्दर अवे फ्रॉम दी अर्थ, 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स हुआ ये, मिलियंस में 150 मिलियन किलोमीटर्स। और सनलाइट को अर्थ में पहुंचने के लिए 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। यानी कि अगर मान लो अभी सनलाइट आना बंद हो जाए सन से, तो 8 मिनट और 30 सेकंड तक पृथ्वी पे रोशनी रहेगी, ठीक है। और आपको पता है ये जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, उससे अगर आएगी तो 8 मिनट और 30 सेकंड। लाइफ साइकिल ऑफ सन क्या होता है? अब जो सन है, आप ये मान के चलिए कि ये अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है। जैसे आप में से अगर हम आपकी पूरी लाइफ को कंसिडर कर लें, तो आप ऑन एन एवरेज मान लेते हैं आप 80 साल जियोगे, ठीक है। एवरेज एज यही है आज 80 ईयर्स, तो 40 का तो अभी कोई नहीं हुआ है यहाँ पे, सिंपल है। यानी कि आप लोग अभी आधे भी कंप्लीट नहीं हुए। सन जो है हमारा आधी उम्र पूरी कर चुका है। कितनी? 4.6 बिलियंस, अभी बताया है ना, 4.6 या 4.7 4.8 बिलियंस ईयर्स ये पूरे कर चुका है। यानी कि इतना ही और बाकी है। लगभग ये माना जा रहा है कि 10 बिलियन साल तक के लिए इसके पास एनर्जी है अभी भी। ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। अभी लगभग 5 बिलियन हम मान लें, देख रहे हो आधे बिलियन ईयर्स को कैसे इग्नोर कर रहे हैं। आप समझ लो कि 4.6 बिलियन कितना होगा, 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, और उसमें से हम आते हैं जस्ट काइंड ऑफ पॉपअप ही हैं भाई। हम यूनिवर्स के लिए पॉपअप भी नहीं है। अब जब हम चाय पीते हैं तो चाय में से पॉपअप नहीं निकलते हैं, से निकलते हैं चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया भाई, वो तो फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है बहुत सिग्निफिकेंट है भाई। वो मान लेते हैं कि भाई हम 5 मिनट चाय पीते हैं तो 5 मिनट में वो मान लेते हैं कि 5 सेकंड के लिए भी रहा। यहाँ पे तो वैसा भी कंपैरिजन नहीं भाई। आप समझ लो इस 10 बिलियन ईयर्स लाइफ में, या फिर 10 बिलियन छोड़ दो, 5 बिलियन ही मान लो, 5 बिलियन में सिर्फ आप 70-80 साल, 80 90 100 मैक्सिमम 100 साल, इससे ऊपर तो नहीं, 100 मैक्सिमम, इससे ऊपर तो नहीं जाओगे आप, ठीक है, मैक्सिमम लोग। तो ये है हमारा मतलब काइंड ऑफ पॉपअप भी नहीं है हम यूनिवर्स के लिए, है ना। तो इतने कितने सारे लोग आए होंगे और हमारे बाद आएंगे। तो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इसकी लाइफ 10 बिलियन ईयर्स है? अभी पता है कि इसके पास उतनी एनर्जी बचेगी नहीं, और जब बचेगी नहीं तो क्या होगा? पता है क्या होगा? ये रेड जाइंट बन जाएगा। ये धीरे धीरे जो अपनी आउटर लेयर से इसको शेड करना स्टार्ट कर देगा, निकालना शुरू कर देगा, और इसके पास बचेगा तो सिर्फ कोर, एकदम वाइट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ धीरे धीरे करके देखो वाइट ड्वार्फ छोटा होता जा रहा है। इसके अंदर अभी एनर्जी है, ये ग्लो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी, इसकी एनर्जी भी चली जाएगी और ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। इसी को बोल देते हैं क्या? ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये जो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये एक्सप्लोजन हुआ, ये आप मान लो कि स्टार था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ,
इसी को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब ये स्टार की लाइफ ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने को होती है, तो इसमें एक्सप्लोजन होता है, उसको सुपरनोवा बोलते हैं, तारे का विस्फोट। और विस्फोट के बाद क्या बनता है, वो एक वाइट डॉर्फ, उसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर, उसी को बोलते हैं पल्सर, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार है। लेकिन अगर बहुत 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 बड़ा हुआ स्टार, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो अपना सन है वो स्टार है, लेकिन वो बहुत छोटा है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन एक एवरेज जितने भी हमारे अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जितने भी देखे गए हैं, तो उसमें से एवरेज साइज़ का, एवरेज से भी छोटा है अपना सन। आप समझ पा रहे हैं, पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास लेके बैठा है, लेकिन फिर भी एवरेज स्टार के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा ही है। तो अगर वो मान लो उसका विस्फोट होगा, उसकी जब लाइफ ख़त्म होगी 10 बिलियन साल बाद, ठीक है, आज से 5 बिलियन ईयर्स बाद, तो वो क्या बनेगा, वो पल्सर बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर बहुत बड़ा जब स्टार होता है तो वो ब्लैक होल भी बना देता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार ना बना तो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल क्या होती है, एक ऐसी प्लेस होती है स्पेस में जहाँ बहुत इमेंस ग्रेविटी होती है, इवन लाइट कुड नॉट स्केप, लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती, लाइट को बेंड कर देता है ये न्यूट्रॉन स्टार। और ये बेंड नहीं अपने अंदर ले लेता है, पास नहीं होने देता है, ये तो क्या करता है, बेंड कर देता है लाइट को, ये बेंड क्या अपने खोपचे में ले लेता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो स्थान होता है उसी को ब्लैक होल बोलते हैं। And the color of a star indicates its surface temperature. Hotter star appear blue or white, while cooler star appear red and orange. ये ध्यान रखना, स्टार का कलर हमें उसकी किसके बारे में बताता है, उसके टेम्परेचर के बारे में बताता है, उसका तापमान के बारे में। अगर गर्म होता है तो वो यूजुअली ब्लू या वाइट होता है, और अगर थोड़ा सा ठंडा होता है तो रेड एंड ऑरेंज होता है, ठीक। अब सन के बारे में और बात करते हैं। सन का जो टेम्परेचर होता है सरफेस पे, ये इतना होता है 5800 केल्विन या फिर 5600 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेंटर पे बहुत ज़्यादा होता है, 15.7 मिलियन केल्विन। डायमीटर कितना होता है सन का, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस कितनी है सन और अर्थ के बीच में, 150 मिलियन किलोमीटर। और डायमीटर कितना है सन का, 1.4 मिलियन किलोमीटर्स। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष, तो ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, दूरी की इकाई होती है। हमारे सौर मंडल में दो चीज़ों के बीच में जब डिस्टेंस मापनी होती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा तो है नहीं कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 300, देख रहे हो कितनी है, 10⁻12 में है। तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। इसी तरह पारसेक भी होता है, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, ध्यान रखना। तो पारसेक जो है लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। तो चाहे लाइट ईयर हो चाहे पारसेक हो, दोनों ही यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की। लाइट ईयर से भी बड़ी है पारसेक। द साइंस ऑफ स्टडिंग द सन एंड इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एज हीलियोफिजिक्स, यानी कि सूर्य के अध्ययन और उसका जो प्रभाव है पूरे सोलर सिस्टम में, उसको हीलियोफिजिक्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सन का कुछ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि विजिबल जो पार्ट होता है, जो हमें दिखता है, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। फिर क्रोमोस्फीयर होता है बाहर, और सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कोरोना बोलते हैं, जो हमें दिखता नहीं है सच, लेकिन जो दिखता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, विजिबल पार्ट होता है। सूर्य का जो दृश्य भाग प्रकाश मंडल है, ठीक है। कोरोना सबसे आउटर पार्ट है, कोर सबसे अंदर पार्ट है, ठीक है। रेडिएटिव जोन अंदर होता है, और कनेक्टिव जो जोन होता है वो बाहर होता है, ठीक है। अब इसी जो सन है, सन की स्टडी के लिए उसके फोटोस्फीयर और ये जो क्रोमोस्फीयर है और इसके जो इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ हीलियोफिजिक्स की स्टडी करने के लिए, हीलियोफिजिक्स के लिए अपना आदित्य L1 मिशन भेजा गया था, आपको पता है, ठीक है, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर यूजिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। इसका यूज़ करके इसको भेजा गया कहाँ पर, L1 में। व्हाट इज़ दिस L1, तो L1 इज़ अ लैग्रैंज पॉइंट नंबर 1। ये क्या होते हैं, तो हमारे सन और अर्थ के बीच में टोटल 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख दोगे तो स्टेशनरी रहेगी वो अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। जो भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहे होते हैं सन, अर्थ और जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ के, वो यहाँ पर आके सब बैलेंस हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आके बैलेंस हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ को प्लेस करते हो तो स्टेशनरी रहती है और स्टडी में हेल्प मिलती है। और अभी तक 4 ही ऐसे देश रहे हैं, इंडिया से पहले 3, यानी इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सेंड द सोलर मिशन। सब ने L1 में ही प्लेस किया है, क्योंकि ये पास भी है और ये आसान भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पास में है इसलिए। अब L3 देख लो कितना ही दूर है सन के उस, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। और मान लेते हैं ठीक है, वैसे तो नहीं, क्योंकि अर्थ तो हमारी रिवॉल्व करती है, लेकिन L1 जो है हमारे लिए सबसे फीजिबल पॉइंट है जहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। तो लैग्रैंज नंबर 1 में ही हमने आदित्य L1 को भेजा है,
ठीक है, किसके लिए? हीलोफिजिक्स की स्टडी करने के लिए, जहाँ पर उसके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इन सब को स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर फ्लेयर हैं उसको भी स्टडी किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर दी सोलर फ्लेयर्स? ये सोलर फ्लेयर क्या होती हैं? सन से निकलने वाली, जो सन से विंड चलती है, सूरज से हवा चलती है, सोलर विंड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी जगह होती हैं सन में जहाँ भयंकर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर भयंकर मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो प्लेसेस है जहाँ भयंकर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनको बोलते हैं सनस्पॉट। बेटा वो सनस्पॉट वो नहीं, ठीक है, लड़कियाँ थोड़ी एक्टिवेट ना हो जाए सनस्पॉट सुन के। ये सन में जो स्पॉट है उनकी बात हो रही है। सन की वजह से आप में जो स्पॉट आए हैं आपकी स्किन में, उसकी बात नहीं हो रही है। सन में जो स्पॉट है उनको सनस्पॉट बोलते हैं, जहाँ पर बहुत भयंकर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इमेंस मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इस इमेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब क्रिएट होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोलैप्स करती है, डिफरेंट सनस्पॉट की डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, और जब बहुत भयंकर, बहुत ही डेंस मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर सोलर विंड नहीं, सोलर फ्लेयर चलता है। भयंकर तूफान आता है, आंधी आती है सोलर विंड की, जिसकी वजह से ये खतरा रहता है। और ये माना जाता है कि हर 11 साल में जो सोलर एक्टिविटी है, सोलर एनर्जी, वो बढ़ती है, तब जाके कहीं सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अर्थ में डिस्टर्बेंसेस भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे जीपीएस सिग्नल का डिस्टर्बेंस हो जाना, जो हमारे पावर सिस्टम है उसका फेलियर हो जाना, यानी ब्लैकआउट तक हो सकता है। रेडिएशन की वजह से कम्युनिकेशन, जो एवियोनिक्स है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो खासकर जो नॉर्थ पोल के आसपास में जो लोग जा रहे होते हैं उनमें भी रेडिएशन आने की संभावना रहती है उस टाइम पे। अब नॉर्थ पोल में ही क्यों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही क्यों, वो भी अभी देखेंगे। सबमरीन जो केबल्स हैं ना, पाइपलाइंस हैं, वो भी इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यही क्वेश्चन बना था अभी किसमें, स्टेनो के पेपर में, कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जिसमें जीपीएस सिग्नल, ठीक है, कम्युनिकेशंस, पावर सिस्टम्स, सबमरीन केबल्स, पाइपलाइंस, इस सब इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, खतरा रहता है। ठीक, ये है कोरोना, ये कन्वेक्टिव जोन है आपका, ये रेडिएटिव जोन है, ये कोर है। 3 जोन होता है, आपसे ऑर्डर में लगाने को पूछ सकते हो, ध्यान रखना। कोर तो सबको पता है अंदर ही होगा, फिर रेडिएटिव होता है, फिर कन्वेक्टिव होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। सी और सी के बीच में आर है। अब ये जो आउटर एकदम पार्ट है सन का, इसको कोरोना बोलते हैं। यहाँ से कुछ एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स का कभी कभी ब्लो होते हैं, पार्टिकल्स ब्लो होते हैं। अभी जो पढ़ा था सोलर फ्लेयर, वो एनर्जी ब्लो हो रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड काइंड ऑफ। ये क्या होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन, कभी एकदम बर्स्ट ऑफ पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल धीरे धीरे करके रफली कुछ दिनों में पहुंचते हैं किसके पास, ये आप देख सकते हो सन स्पॉट है, जहाँ पर बहुत भयंकर मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ से अपनी सोलर फ्लेयर्स बन रही थी। ये कोरोनल मास इंजेक्शन है, जिसको इन शॉर्ट सीएमई बोलते हैं। ठीक है, सीएमई। ये सीएमई क्या करती है, ये सीएमई भी सेम तरीके का प्रभाव डालती हैं। ये सीएमई भी क्या करती हैं, सेम तरीके का प्रभाव डालती हैं। यानी कि ये सब भी डिस्टर्ब, ये जो अभी मैं आपको चीज़ें बताई, इसके इफेक्ट भी, सीएमई के इफेक्ट भी हो सकते हैं ये सारे। अब बात ये आती है इनमें अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पर आप देख सकते हो। अंतर ये है कि बोथ फिनोमिना आर कॉज्ड बाय मैग्नेटिक रिकनेक्शन ऑन द सन, बट सीएमईज इन्वॉल्व द एक्सपल्शन ऑफ फिजिकल मटेरियल। अभी बताया मैंने, पार्टिकल निकलते हैं उससे। वेरएज जो सोलर फ्लेयर होती हैं, ये सिर्फ बर्स्ट ऑफ लाइट एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। इसमें पार्टिकल्स उतने नहीं होते हैं, इसमें मेनली जो एक्सरेज होती हैं और जो बाकी की एनर्जी है वो निकलती है। और इसमें अगर बात करेंगे सीएमई में, तो ये इसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, फिजिकल मटेरियल निकलता है, और इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है इनके। सन स्पॉट की बात करें, अभी मैंने आपको बताया, दे आर टेम्पररी प्लैनेट साइज डार्कर रीजन्स ऑन द सन सरफेस कॉज बाय इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड बहुत होती है, दैट इनहिबिट्स द हीट ट्रांसफर, मेकिंग देम कूलर दैन द सराउंडिंग फोटोस्फियर। तो बाकी देखो, गर्म तो बहुत होते हैं, लेकिन सराउंडिंग से थोड़े ठंडे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठंडे होते हैं, लेकिन सराउंडिंग के कंपैरिजन में थोड़े से ठंडे होते हैं। अभी हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब खुद सोचो, मैं बार बार उसी सेम चीज़ को रिपीट करूँ, थोड़ा सा बच्चों जैसा लगेगा कि यार कोई स्कूल में क्लास ऐसी चल रही है। ठीक है, कि मैं हिंदी में उस चीज़ को रिपीट करूँ फिर से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों ही घटनाएं सूर्य पर चुंबकीय पुनर्संयोजन के कारण होती हैं, लेकिन जो सीएमई है में भौतिक पदार्थ का निष्कासन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली प्रकाश और ऊर्जा का क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, सॉरी, निष्कासन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप में से
ठीक है, अभी तो कोई वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म करेंगे एक बार। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बफर नहीं हुआ भाई, वो वॉइस चली गई थी। ठीक है, अभी तो कोई वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, चलो जल्दी बताओ। ठीक है ना, तो ये क्या है, टेल मी फास्ट, व्हाट इज दिस। स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, क्या है ये, जल्दी से। सर आप बोले मेटेओराइट्स स्मॉल रॉक्स रिवॉल्व अराउंड द सन, होता है जब ये अर्थ के पास आता है तो जल जाता है, तो सर सन के अराउंड रोटेट करते हुए नहीं जलता है। नो 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 नो, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी एस्टेरॉइड जब आएगा, एस्टेरॉइड बेल्ट, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, नदर्न लाइट्स हैं, ऑरोरा लाइट्स हैं, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर रंग है। अच्छा बेटा, बहुत सही, ये सबसे अच्छा था, पहाड़ के ऊपर का रंग है। तो वी ऑल नो कि ये ऑरोरा है। ठीक है, ऑरोरा है, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे सोलर फ्लेयर्स, इन्हीं का लेने देना है एक्चुअल में। तो जो सोलर विंड चलती है, जब ये सोलर विंड चलती है जो कि कॉन्टिन्यूसली चलती है, सोलर फ्लेयर तो इस काइंड ऑफ आंधी आ गई, आंधी कभी कभी आती है, हवा तो हमेशा चलती है। तो सोलर विंड जो है जब ये चलती है तो क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रिजर्व करती है हमारी अर्थ को फ्रॉम दिस सोलर विंड, इस सोलर विंड से प्रिजर्व करती है ये जो अर्थ के अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। अब इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो सोलर जो फ्लेयर हुई या फिर सोलर विंड हुई, अब सोलर फ्लेयर में तो क्या है कि बहुत तेज आ रही है हवा या फिर बहुत तेज की आंधी चल रही है, जो सन से आ रही है। ठीक है, चाहे आंधी चल रही चाहे हवा चल रही, कुछ भी हो, यहाँ पर क्या होगा, तो जो सोलर पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनका इंटरेक्शन होगा इससे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर, दैट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे उतनी इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोज नहीं है। तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं जो सन से आ रहे हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उससे इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से ही ऐसी लाइट्स क्रिएट होती हैं जो कि आपको नॉर्थ पोल में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर इसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और साउथ पोल में जब देखने को मिलती हैं तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से याद कर सकते हो कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, अगर आपको नहीं पता है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है हमारी अर्थ में, नहीं पता है कोई बात नहीं, तो नीचे है तो उसी से हम ऑस्ट्रेलिस याद करते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये नॉर्थ पोल की लाइट्स होती हैं जिनको नदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, और ये साउथ पोल की लाइट्स है जिनको सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर है ऑरोरा के बारे में, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्यों क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ये जो हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये जो सन से आ रहे हैं उसके विंड के थ्रू, ये यहाँ से अंदर जाते हैं, एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऐसा ग्रीन और रेड लाइट क्रिएट होती है, जब नाइट्रोजन से मिलते हैं इनके पार्टिकल्स तो ब्लू एंड पर्पल लाइट्स क्रिएट होती हैं। ओके, क्लियर, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, सोलर विंड से किस तरीके से लाइट क्रिएट होती हैं, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ पर वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट बनती है। इसको डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना, ये बेल्ट जो हमारी अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड अभी दिखा रहा था मैं, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही है ये, क्योंकि एक्चुअल में जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ सोलर पार्टिकल आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और कुछ एक बेल्ट, एक रेडिएशन की बेल्ट बनती है ये, क्योंकि सबसे पहले वॉन एलन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो सन के अराउंड, सॉरी अर्थ के अराउंड आपको देखने को मिलती है उसी शेप में जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इन सोलर पार्टिकल का जब इंटरेक्शन होता है तभी ये रेडिएशन क्रिएट होते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे, एंड दैट इज प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने सन और ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज है उनके बारे में देख रहे थे। आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो मेजर प्लैनेट और एक ड्वार्फ प्लैनेट।
मेजर यानी कि जो मुख्य ग्रह है वो टोटल 8 होते हैं, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। और अगर बात करें ड्वार्फ प्लैनेट बौने ग्रह तो टोटल 5 है नंबर में। मेजर प्लैनेट है 8 और ड्वार्फ प्लैनेट है 5। ड्वार्फ प्लैनेट को एकदम पॉज लगा के रखिए, आखिरी में देखेंगे, अभी मेजर प्लैनेट्स पे आते हैं। ठीक, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट, स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह। डिवीजन किस बेसिस पे किया? डिवीजन इस बेसिस पे किया कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड अभी देखा है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह की, इनको हिंदी में बोलते हैं, जो क्षुद्र ग्रह की जो पूरी बेल्ट है ये ऐसे सूर्य के अराउंड, सन के अराउंड वो घूम रही है कॉन्टिन्यूसली। तो उसके लेफ्ट साइड वालों को टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं और राइट साइड वालों को जोवियन बोल देते हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा, मतलब बस एस्टेरॉयड बेल्ट है लेफ्ट साइड और कुछ अंतर नहीं है, बस ये लेफ्ट साइड वाले टेरेस्ट्रियल हो गया, राइट साइड जोवियन। ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? तो पहली बात तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेंगे, जो हमारे 2 ग्रह हैं। ठीक है, तो पहले मार्किंग कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कौन कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मरकरी है, बुध ग्रह है। देन आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। देन आता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। देन आता है मार्स यानी मंगल। देन आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। देन आता है सैटर्न यानी कि शनि। देन आता है यूरेनस यानी कि अरुण। और देन आता है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब अभी मैंने क्या बताया, इसके लेफ्ट साइड में जितने प्लैनेट हैं कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हैं टेरेस्ट्रियल। इसके राइट साइड में कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये कैसे हैं? ये हैं जोवियन। ये एक्सटीरियर प्लैनेट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? अभी मैंने बताया, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट में राइट में, और भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके क्लासिफिकेशन के। जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं, वो चट्टान के बने हुए हैं, वो रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, वो चट्टान सामग्री से बने हुए हैं। उनके पास बहुत ही कम चंद्रमा है या तो है ही नहीं। जैसे ये मरकरी और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनके पास कोई खुद का चंद्रमा नहीं है, नो मून बेचारों के पास। इसके पास 1 है और इसके पास 2 हैं बस। ये बहुत छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? जो जोवियन वाले हैं, जो एक्सटीरियर वाले हैं, जिनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। इनकी जो सरफेस है वो सॉलिड होती है, जो सतह है वो ठोस होती है। तो भी इसमें हम सैटेलाइट जो है उतार सकते हैं। इसमें कोई भी सैटेलाइट जो उपग्रह है हम भेज सकते हैं, उतार सकते हैं। इनमें रिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन वहीं अगर जोवियन प्लैनेट की बात करें तो इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती है, गैस की बनी होती है जनरली, गैस या पूरी बर्फीली गैस की। तो इस वजह से यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह आप कुछ नहीं भेज सकते हैं कि सैटेलाइट आपने उतार दी, क्योंकि गैस है वो। इनके बहुत सारे मून होते हैं। अभी हमने क्या देखा, बेचारे मरकरी, वीनस के पास तो 1 भी नहीं है, अर्थ के पास 1 मून है खुद का, और मार्स के पास 2-2 हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जोवियन की तो आप ये समझ लो, जुपिटर के पास खुद के पास 90 से ज़्यादा है, सैटर्न के पास 100 से ज़्यादा है। तो मून्स की इनके पास कोई कमी नहीं है। इनके पास रिंग भी है जो उनके पास नहीं थी। इनका साइज़ बहुत बड़ा है इनके कंपैरिजन में, इनका साइज़ छोटा है, उनका बहुत बड़ा है इनके कंपैरिजन में। जो टेरेस्ट्रियल है, फिर जिनको इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। इंटीरियर क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, सन के ज़्यादा पास में है ये। और ये क्या है? सन से दूर हैं, गैस के बने हुए हैं। वैसे तो इन दोनों को हम गैस जाइंट बोल देते हैं और इन दोनों को हम आइस जाइंट बोल देते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडे हैं ये। ठीक है, आइस जाइंट्स और इनको गैस जाइंट्स। ओके ओके, अब थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कौन सा प्लैनेट कौन सा है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 बताओ कौन सा है? 1, 2 एंड 4 बताओ। 1, 2, 3, 4 बता दो जल्दी से, कौन कौन से प्लैनेट हैं लिख के कमेंट में जल्दी से। ये एक्टिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर पता होना चाहिए आपको। ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है। नेपच्यून के आगे क्या है बताया तभी थोड़ी देर पहले। आप क्यूपर बेल्ट है, आगे भी बताऊंगा। क्यूपर बेल्ट आती है, जैसे यहाँ पर आपकी एस्टेरॉयड की बेल्ट है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी पत्थर घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी पत्थर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर भी पत्थर घूम रहे हैं ये। ठीक है,
ऐसे करके, इनको क्यूपर बेल्ट के पत्थर बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट के एस्टेरॉइड है ये। तो 1 क्या है, 1 इज आर वीनस, ठीक है, 1 इज वीनस। 2 क्या है, यूरेनस। 3 क्या है, जुपिटर। 4 क्या है, मार्स। ठीक है, तो आई होप सभी को पता होगा ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये छोटू सा दिख रहा है, ये प्लूटो है अपना। प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, सिर्फ 8 ही प्लैनेट है, 9 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं प्लूटो वो भी देखेंगे। मरकरी पे आते हैं सबसे पहले। अब एक एक प्लैनेट के बारे में जो उसकी खासियत है वो देखेंगे। इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो मरकरी है, बुध है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर ऑफ 4900 किलोमीटर, सबसे छोटा प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम सौर मंडल का, जिसकी व्यास सिर्फ 4900 किलोमीटर की है। फास्टेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट का मतलब इसका रेवोल्यूशन। अब ये जब मैं रेवोल्यूशन बोलता हूँ ना, तो वैसे तो जो हमारा कल का लेक्चर होगा, यस, उसमें हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का तो थोड़ा सा आपको लग भी सकता है रटने वाली चीज़ है, लेकिन कल क्या है, तो कल थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा रोटेशन होता है कि वहीं बैठे बैठे, जैसे अगर मान लो कि तुम रोटेटिंग चेयर में हो, ठीक है, तुम घूम जाओ ऐसे, बस तुम घूम जाओ, तुम रोटेट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे तुम बस गोल गोल घूम जाओ, दैट इज़ रोटेशन। लेकिन इस तरीके से अगर परिक्रमा करना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। समझ में आती? तो ये बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि सन के सबसे नज़दीक है, तो इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट मतलब पाथ, वो बड़ा छोटा होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। अब सोचो इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट भी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर तक जा रहा होगा। इसीलिए मरकरी का जो रेवोल्यूशन टाइम है, यानी मरकरी की जो अब हम लोग 1 जनवरी को क्यों ये डीजे वीजे सब करते हैं, क्या है ये न्यू ईयर पार्टी? ये कुछ नहीं, अर्थ ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया सन के अराउंड, वही है। ठीक है, उसी बात पर बस हम खुश हो जाते हैं कि अर्थ ने सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। वैसे ही मरकरी जो हम बोल रहे हैं कि सबसे जल्दी घूम जाती है, सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, मतलब वही है कि मरकरी का जो अपना उसका 1 साल है वो बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है, और नेपच्यून का सबसे देर में होता है। यानी मरकरी का रेवोल्यूशन टाइम सबसे कम है, कितना, 88 डेज। अगर हम अर्थ के डेज से कंपेयर करें तो सिर्फ 88 दिन में ही मरकरी का एक रेवोल्यूशन, यानी बुध का एक परिक्रमण सन के अराउंड कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं वीनस में। तो मरकरी में हमने क्या चीज़ याद रखी? क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है। व्हाट डज दिस डू यू नो? डू यू नो दैट मरकरी इज द ओनली प्लैनेट, is the only planet with no atmosphere। बुध एकमात्र ग्रह है जिसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। वीनस पे आते हैं, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। पहली बात तो इसकी सतह इतनी गर्म है, ठीक है, टेम्परेचर रटने की ज़रूरत नहीं, बस देख लो, लेकिन ये रटने की ज़रूरत है कि ये सबसे गर्म है, ये सबसे गर्म है, और ये सबसे चमकीला भी है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी है। इसीलिए आप मॉर्निंग और इवनिंग में इसको खुली आंखों से देख सकते हैं, और क्योंकि देख सकते हैं इसीलिए इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। सांझ का तारा और भोर का तारा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राइटेस्ट है, तो हमें ये सुबह और शाम को देखने को मिलता है। अर्थ का ट्विन बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ के साइज़ के सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यानी कि जो अर्थ का साइज़ है वही ऑलमोस्ट वीनस का देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 2 planets इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट अराउंड द एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखेंगे आखिरी में, इस पॉइंट को होल्ड कर दो अभी, ठीक है, होल्ड कर दो इसको, आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है ये। यहाँ पर आपको थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 देखने को मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल। इसका रोटेशन स्लोवेस्ट है, आते हैं इस पर। इसको ल्यूसिफर या लाइट ब्रिंगर के नाम से जानते हैं, इसको ल्यूसिफर या लाइट ब्रिंगर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये H2SO4 के थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये हॉटेस्ट है। हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें आपको देखने को मिलती, ग्रीन हाउस गैसेज, जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको बेसिक इस तरीके से इमेजिनेशन से लगे कि मरकरी क्योंकि क्लोजेस्ट है, सबसे नज़दीक है सन के, तो वो सबसे गर्म होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ ही सबसे सन से क्लोज हो जाने से बात नहीं बनती है, सिर्फ
अगर ऐसा नहीं है कि जो जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा वो उतना अमीर, ऐसा तो है नहीं, सिंपल सी बात है भाई, जो जितना सेव करेगा वो उतना ज़्यादा अमीर। उसी तरीके से वीनस, भले उतनी सनलाइट ना मिलती हो जितनी वीनस को जितनी मरकरी को मिलती हो, लेकिन ये सेव बहुत कर लेता है क्योंकि इसके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो सनलाइट को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट है। ये क्या है, स्लोवेस्ट रोटेशन। अभी तो सर आपने बताया नेपच्यून है वो जो सबसे दूर है, ये बड़ा टाइम लगाएगा सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, बिल्कुल बात सही है। वो रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, मरकरी का जो फास्टेस्ट है, नेपच्यून का जो स्लोवेस्ट है। अब बात कर रहे हैं रोटेशन की, यानी अपनी एक्सिस पे जो घूम रहे हैं। रेवोल्यूशन का मतलब 1 साल हो गया, रोटेशन का मतलब 1 दिन हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इसका जो 1 दिन है वो 243 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है, यानी 243 दिन लगते हैं। जैसे हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे। जो काम हमारी अर्थ 24 घंटे में कर देती है वो करने में इसको 243 दिन लगते हैं, 243 डेज। ओके, अर्थ पे आते हैं। द ओनली प्लानट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ विद अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर, इट इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लानट नोन टिल नाउ, अभी तक के लिए। इसको ब्लू प्लानट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर आपको देखने को मिलेगा, बाकी का 29% लैंड है। बाकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो हम ज्योग्राफी में ही वाटर एंड एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। इट हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड मून, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, यानी इसके पास एक ही खुद की सैटेलाइट है जो नेचुरल है। वैसे तो बहुत सारी सैटेलाइट हमारी इसरो हो गई है ना, मतलब डिफरेंट स्पेस एजेंसी है, नासा हो गई, जक्सा हो गई जापान की, CNES हो गई फ्रांस की, ठीक है। तो डिफरेंट जो स्पेस एजेंसीज हैं वो भेजती रहती हैं, लेकिन नेचुरली एक ही है मून। इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा घनत्व है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। सेकेंड हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट तो सबको पता होता है, किसी को पता है सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? सेकेंड हाईएस्ट किसकी है? तो ये मरकरी की है, बहुत थोड़ी सी कम है बस अर्थ से, 5.3 के तकरीबन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, थोड़ा सा अब जल ले लेते हैं, ठीक है सभी लोग, और डीप ब्रीथ। चलिए अब आते हैं मून पे। मून इज़ नॉट अ प्लैनेट, अभी हमने देखा मून इज़ अ सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, उसी तरह जो हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, या उसी को ये मून बोल देते हैं। सैटेलाइट मून कुछ अलग अलग नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट को ही मून बोलते हैं। अब जैसे हम भी सैटेलाइट भेजते रहते हैं, इसरो जैसे भी मैंने बताया, नासा वगैरह सब भेजते रहते हैं, वो मून नहीं हो जाएंगे, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल एक ही है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि इसका सिर्फ एक ही साइड विजिबल है, और बाकी तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब इसके पास खुद की लाइट नहीं है। अच्छा, तब तक आप ये बताओ, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून? पहला व्यक्ति कौन था जो मून में, चंद्रमा में लैंड किया था? बताओ। ओनली 1 साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस, सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो रोटेशन का टाइम और रेवोल्यूशन का टाइम, यानी घूर्णन और परिक्रमण, यानी अपनी एक्सिस में जितने टाइम में ये रोटेट करता है और सन के अराउंड जितने टाइम में ये रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, वो सेम है, वो है 27 डेज, 27 दिन, जिसकी वजह से मून का, चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है। और जो साइड विजिबल नहीं होता है उसको फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं या साउथ पोल बोलते हैं, जहाँ पे अभी हमने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो सेलियनियन समिट है, ठीक, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो वो हो गया, सेलियनियन समिट हाईएस्ट पॉइंट है। तो सर माउंट हाइजेंस क्या है, या फिर मॉन्स हाइजेंस क्या चीज़ है फिर, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो? हाइजेंस या माउंट लेबनिट्स क्या है? तो ये पॉइंट है हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट माउंटेन पूछेगा, ठीक है, तो वो है हाइजेंस। इट इज़ लाइक, अगर आपको हिमालय के बारे में थोड़ा सा पता है तो हिमालय हाईएस्ट माउंटेन्स आप बोल सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट है। उसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट सेलियन पॉइंट है, माउंट हाइजेंस हाईएस्ट माउंटेन है, एंड लेबनेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट है, नॉट द हाईएस्ट बट वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, अगर बात करेंगे कहाँ पर? मून में। ओके, चलो, तो चंद्रयान मिशन हमने पता है अभी रिसेंट में भेजा था, चंद्रयान 3 मिशन था।
चंद्रयान 3 इज द सक्सीडिंग मिशन टू चंद्रयान 2 इज सेट टू लॉन्च ऑन फ्राइडे 14 जुलाई को, आपको पता है ये हुआ। एंड देन उसके बाद ये किस दिन फिर आपको पता है इसमें सक्सेसफुली लैंड किया, कहाँ पे, साउथ पोल में। और इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है साउथ पोल में इंडिया ने लैंडिंग करवा दी। किसकी? जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, जिसमें कि हमारा लैंडर और रोवर था। लैंडर था हमारा विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, ठीक है, लैंडर और रोवर, ठीक है। और इंडिया पहली कंट्री बन गया जिसने कि पहली बार में यहाँ पे साउथ पोल में यहाँ पे लैंडिंग करवाई सक्सेसफुली। सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया ने करवाई यहाँ पे। और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया ने करवाई चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू, और जहाँ पे लैंड किया उसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन ये हुआ उस दिन हम क्या मनाते हैं? स्पेस डे। और वो स्पेस डे कब होता है? 23 अगस्त। 23 अगस्त को इसीलिए हम स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन लैंड किया था। और जहाँ लैंड किया था उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। अब इसके आगे जो आने वाले 2 मिशन हैं चंद्रमा में, वो चंद्रयान 4 है और चंद्रयान 5 है। चंद्रयान 4 का जो काम रहेगा वो सिर्फ इसरो ही करेगा। अगेन वो उसका काम ये रहेगा कि रेगोलिथ, यानी कि मून के साउथ पोल पे जाना, वहाँ से उसकी मिट्टी और थोड़े बहुत जो चट्टान है वो इकट्ठा करके लेके वापस आना, ठीक है, रेगोलिथ कलेक्ट करके आना। विल कैरी द ल्यूनर सैंपल्स फ्रॉम दी मून बैक टू द अर्थ ऑर्बिट। लूनर सैंपल लेके आएगा वहाँ से वापस, चंद्रयान 4। और इसके बाद जो होगा वो होगा, यहाँ पे जो लिखा तो यार चंद्रयान 5 के बारे में नहीं है, ध्यान रखना। जो चंद्रयान 5 होगा, चंद्रयान 5 ध्यान रखना, ये है लूपेक्स। इसको लूपेक्स मिशन भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है पूरा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये सिर्फ इसरो ही नहीं करने वाली है, 2 कंट्रीज़ मिल के करने वाली हैं। इसरो रहेगी इसमें, साथ ही साथ में जक्सा भी रहेगी, यानी कि इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन है जक्सा, ये दोनों मिल के इसको क्या करने वाली हैं, जिसमें कि इसरो जो है लैंडर देगा, ठीक है, और जापान इसमें रोवर देगा। इंडिया लैंडर देगा और जापान रोवर देगा। और जो लॉन्च व्हीकल है वो भी जापान ही देने, यानी जो रॉकेट है, रॉकेट भी जापान ही देने वाला है इसमें। ये लगभग 2027 तक ये एक्सपेक्टेड है। 2027 से हो सकता है बाद में भी हो जाए, ऐसे डेट तो आपसे ईयर तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी ये जो हमारा ये मिशन रहा था चंद्रयान 3 वाला, तो इसमें साउथ पोल में गया तो था, थोड़ा सा बस घूमा टहला फिरा था। और 14 दिन के बाद ये इसके साथ कनेक्शन टूट गया था, ठीक है, 14 दिन के बाद। लेकिन ये क्या है, काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा चंद्रयान 5 मिशन। ओके, अब आते हैं मार्स पे, ठीक है। इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों रेड प्लैनेट है, क्यों रेड अपीयर होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें आयरन कंटेंट देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। रेड बिकॉज ऑफ आयरन रिच रेड सॉइल, ठीक है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आफ्टर मरकरी। बुध ग्रह के बाद सबसे छोटा है ये, मतलब दूसरा सबसे छोटा है। हैज़ 2 नेचुरल मून्स, फोबोस एंड डीमोस मिशन, ठीक है। फोबोस और डीमोस 2 यहाँ इसके खुद के नेचुरल मून्स हैं। मरकरी और वीनस के पास खुद का कोई मून नहीं है, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। मरकरी वीनस के पास कोई नहीं है, अर्थ के पास 1 और मून इसके मार्स के पास 2 हैं खुद के। अच्छा एक चीज़ बताइए, मून में ग्रेविटी कितनी होती है? वैसे फिजिक्स में तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, मून में ग्रेविटी कितनी होती है? क्यों जी, मून में ग्रेविटी कितनी होती है? तो मून की जो ग्रेविटी है 1/6 है ऑफ अर्थ की ग्रेविटी का। इसीलिए आप बताओ, अगर किसी पर्सन का मास यहाँ पे, ठीक है, मास अगर 60 kg है तो यानी अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा? सिंपल, जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट करके। तो मार्स ध्यान याद रहेगा, रेड प्लैनेट, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद, और 2 नेचुरल इसके पास वो हैं। हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विद वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट एंड आइस कैप्स देखने को मिलेंगे। ओलंपस मॉन्स लार्जेस्ट वोल्केनो है और टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम में। पूरे सोलर सिस्टम में अगर कहीं टॉलेस्ट माउंटेन है तो वो ओलंपस मॉन्स है, मार्स के पास ही है, ठीक, क्लियर। अब हम जुपिटर में आए उससे पहले थोड़ा सा मॉम के बारे में जान लेते हैं मॉम, हाँ। मॉम स्टैंड्स फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का मिशन था, मंगलयान मिशन, जो इंडिया ने 2014 सितंबर 2014 में भेजा था, 2014 में, ठीक है, 2014 में।
एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट, या फिर इसरो बिकेम द फर्स्ट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड जिसने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स में सक्सेसफुल लैंडिंग करवाने वाला इसरो पहला वर्ल्ड का स्पेस एजेंसी बना, बिना किसी कंट्री की हेल्प से, खुद से ही। ठीक है, अपने पहले अटेम्प्ट में ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब खुद से बिना किसी कंट्री की हेल्प से पहला बना और पहली बार में ही कर दिखाने वाला। वैसे पहले तो हम उसमें ईएसए का रख देते हैं, ये जो यूरोप की है, लेकिन अगर अपने आप से, क्योंकि यूरोप की जो स्पेस एजेंसी थी उसने बाकी नासा की भी हेल्प ली थी उसने। ठीक है, और नासा की नहीं, आई थिंक इसकी ली थी, क्या बोलते हैं, ये जो ये रॉसकॉस्मॉस है रशिया का, उसकी हेल्प ली थी, उसका रॉकेट यूज़ किया था और उससे किया था। इसरो का पूरा खुद से था और पहला स्पेस एजेंसी बन गया था वो। ठीक है, और इसका आंसर जितने लोग 10 लिख रहे हो गलत हो। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है मून पे वेट चेंज होता है। ठीक है, वेट चेंज होता है क्योंकि मास ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, मास सेम ही रहेगा। ठीक है, इट इज़ वेट जो 1/6 हो जाएगा। ये सारे हमने देख लिए इंटीरियर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब हम किस पे आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं जुपिटर, मतलब जो जोवियन प्लैनेट है हमारे उन पे। ठीक, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, शॉर्टेस्ट रोटेशन है, मतलब घूर्णन सबसे जल्दी पूरा होता है इसका। कितने टाइम में? तो लगभग 9 घंटे और 55 मिनट लगते हैं इसको। ठीक है, एक रोटेशन पूरा करने में। ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलेगा एक, बहुत मतलब जहाँ पे जाइंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, तो बहुत बड़ा रेड स्पॉट है इसमें। इसके पास एटलीस्ट कम से कम 95 मून्स है। क्यों लिखा हुआ एटलीस्ट? क्योंकि अब कितने हैं वो तो डिस्कवरी पे डिपेंड करता, हो सकता है आगे और डिस्कवर हो जाए। जिसमें जो 4 सबसे बड़े हैं उनको बोलते हैं लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं गैलीलियन मून्स, क्योंकि इसको गैलीलियो गैलीलाई ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं। इनमें जो चारों में सबसे बड़ा है, ये 4 तो सबसे बड़े हैं ही, लेकिन इन चारों में जो सबसे बड़ा है दैट इज़ योर गैनीमेड। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम, सबसे बड़ा है गैनीमेड इन चारों में से। इट हैज़ एन अनक्लियर रिंग अराउंड इट, मतलब रिंग होती हैं, हमने पढ़ा जोवियन में, लेकिन हैं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर किस में है अभी आगे देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो ये जुपिटर है ना, जुपिटर, ये हमारे जैसे अर्थ जैसे प्लैनेट के 13 सोल, लगभग 1300 अर्थ को अपने अंदर डालने की क्षमता रखता है। मतलब इतनी सारी अर्थ के बराबर एक जुपिटर है, 1300 अर्थ के बराबर। सैटर्न पे आते हैं, इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने, एंड ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एंड इसको गैस जाइंट भी बोलते हैं। जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये भी जाइंट ही होगा। ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती हैं इसके अराउंड, ये इसकी एक खास बात है। अब सारे जोवियन प्लैनेट में रिंग्स हैं, अभी देखा जुपिटर में भी था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं थी, अनक्लियर रिंग्स थी। अगर सबसे ज़्यादा क्लियर रिंग्स हैं किसी में तो वो सैटर्न में है। ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स हैं जो किसकी बनी हुई है? रॉक्स, आइस एंड गैस की बनी हुई हैं। चट्टान और ये जो आपकी बर्फ़ है और जो डिफरेंट गैसेज हैं उसकी बनी हुई हैं रिंग्स ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये रिंग्स कोई लाइट वाइट है, लाइट नहीं है, रॉक्स, आइस वगैरह हैं ये। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी रिंग्स की? तो रिंग्स की डिस्कवरी करी थी क्रिश्चियन हाइजेंस ने इन 1655, और इनके बीच का जो गैप है वो डिस्कवर किया था किसने? कसीनी ने 1675 में। सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी इन वाटर। इन फैक्ट इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट। ठीक है, इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ये। ठीक है, और इतना कम है कि पानी से भी कम घनत्व है, यानी कि अगर हाइपोथेटिकली अज्यूम करें तो अगर हम सारे ग्रहों को पानी में डाल दें तो एकमात्र ग्रह जो पानी में तैरता रहेगा। इसके पास 146 मून्स हैं, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून किसी के पास हैं तो वो सैटर्न के पास, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जुपिटर के पास 95 है अभी, और सैटर्न के पास कितने हैं? 146 मून्स हैं। ये चेंज होता रहता है, थोड़ा सा अपडेट भी रहना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस की, ठीक है, डिस्कवरी कितनों की हो गई है। ठीक है, तो सैटर्न के पास अभी 145, 146 के अराउंड है, और जुपिटर के अराउंड 95 के अराउंड है। यूरेनस की बात करेंगे तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, तीसरा सबसे बड़ा है ये। ग्रीन कलर में अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पर मेथेन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्रीनिश अपीयरेंस इसका आता है। इसकी डिस्कवरी विलियम हर्शल ने करी थी 1781 में। इसको आइस जाइंट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। इनमें से इन दोनों को बोल देते हैं गैस जाइंट, तो वहीं इन दोनों को बोल देते हैं आइस जाइंट्स। ओके, यूरेनस हैज़ कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम, सबसे ठंडा ये माना जाता है।
ठीक है, सबसे ठंडा टेम्परेचर यहीं पे रिकॉर्ड किया गया है। रोटेट्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक वीनस बट अनलाइक अदर प्लैनेट। अभी बताता हूँ इस पे, ठीक है, इस पे आते हैं अभी, क्योंकि वहाँ पर वीनस मैंने एक पॉइंट वो करवाया था और यूरेनस पे फिर से अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको अलग से रील करेंगे अभी। इसमें टोटल 27 मून्स हैं। फेमस मून्स है मिरांडा हाउस, एरियल एंड एम्ब्रियल। ऑल्सो कॉल्ड रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री से भी ज़्यादा टिल्टेड है। तो ऐसा लगता है जैसे रोल कर रहा हो, ऐसा लगता है कि रोल कर रहा है सन के अराउंड जब ये मूव करता है, रिवॉल्व करता है, क्योंकि 90 डिग्री ऑलमोस्ट टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, उससे भी ज़्यादा है, अराउंड 98 डिग्री। ओके, तो अब वीनस यूरेनस के साथ ऐसा क्या स्पेशल है? तो सारे जो प्लैनेट है ना, ऑल प्लैनेट्स, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल प्लैनेट्स रोटेट वेस्ट टू ईस्ट except these two वीनस एंड यूरेनस। मतलब अगर दुनिया चले अगाड़ी तो ये चले पिछाड़ी, यानी कि बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, वीनस एंड यूरेनस। ओके, चलो भाई, तो इन लोगों को कुछ कहना है, फॉलो कर लीजिए, अपनी गर्दन घुमा लीजिए। ओके, अब आते हैं नेपच्यून पे, विच इज़ द लास्ट प्लैनेट, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर है। ये भी आइस जायंट है यूरेनस की तरह, ब्लूइश है थोड़ा कलर में, इसमें भी मेथेन देखने को मिलती है। 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड 3rd मोस्ट मैसिव प्लैनेट है, ठीक है, मोस्ट मैसिव मतलब मास के टर्म्स में। अभी मैं ऑर्डर में आपको लगा के बता दूंगा कैसे याद रखना है, साइज के ऑर्डर में, वो भी अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। नेपच्यून इज दी ओनली प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस। इसको ऐसा टेलीस्कोप वगैरह से देख के नहीं किया, मतलब ऐसा, मतलब सबसे पहले, बाकी सब तो ऐसे दिखे थे टेलीस्कोप से, अच्छा ये है, इसकी मैथमेटिकल प्रिडिक्शन करी थी जोहान गेल एंड अर्बन ले वेरियर ने। अर्बन ले वेरियर ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इन्होंने बताया था कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, अपने टेलीस्कोप से, ब्रिटेन के थे भाई जो वहाँ की ऑब्जर्वेटरी है, उनसे बोला ठीक है कि हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और यहाँ पे एक प्लैनेट है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि हमारे एक बार साधु संत जी को, लगभग आई थिंक 2013 का टाइम है, तब सपना आया था कि यहाँ पे जो है सोना गड़ा हुआ है, याद है तुमको, यूपी के कोई जगह थी वहाँ पे, यहाँ पे सोना गड़ा हुआ बहुत भयंकर रूप से, और खुदाई उदाई शुरू हो गई थी मार, पूरा न्यूज़ मीड में वही चल रहा है, खुदाई हो रही है, जेसीबी आ रही है, सब कुछ, पुरातत्व विभाग आ गया। क्यों? क्योंकि सपना आया साधु को कि यहाँ पर बहुत सोना गड़ा है, जिससे कि पूरे भारत की गरीबी हट जाएगी। तो उसी तरीके से ये सपना नहीं आया था, इन्होंने मैथमेटिकल प्रेडिक्शन करी थी, और जब टेलीस्कोप से देखा गया तो वहाँ पर ये प्लैनेट पाया गया एक, जिसका नाम नेपच्यून पड़ा। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 8 प्लैनेट है, 8 में से सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जो किसी रोमन गॉड या गॉडेस के नाम पे नहीं है। गेस करो कौन सा होगा। हैज़ नोन 14 सैटेलाइट हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैटेलाइट वैसे आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, जो फेमस वाली में थोड़ी सी ध्यान रख लो, जैसे कि ट्राइटन इसकी फेमस है। स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन, ये मैंने शुरू में ही बताया था, मरकरी सबसे जल्दी 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसको लगभग 165 साल लग जाते हैं सन का एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, घूर्णन परिक्रमण, फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट, फिल करो जरा, इसको फिल करो अपने आप से। रोटेशन फास्टेस्ट किसका है? किसका है? जुपिटर का, 9 घंटे 55 मिनट। स्लोवेस्ट किसका है? वीनस का, कितना? 243 डेज। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है? मरकरी यानी बुध का। स्लोवेस्ट किसका है? नेपच्यून का। तो रेवोल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो सन के सबसे नज़दीक है वो फास्टेस्ट रिवॉल्व करेगा, जो सन के सबसे दूर है वो सबसे स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन करेगा। बस रोटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक, क्लियर। तो जोहान गैले एंड अर्बन ले वेरियर ने मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस इसको प्रिडिक्ट किया था नेपच्यून को। एंड नेपच्यून इज द विंडीएस्ट प्लैनेट, इसको विंडी प्लैनेट बोलते हैं। सबसे तेज अगर हवाएं चलती हैं कहीं तो नेपच्यून में चलती हैं। यहाँ पर पता है आपको, सुपर सोनिक विंड्स ब्लो होती हैं, सुपर सोनिक विंड्स ब्लो होती हैं, जो साउंड की स्पीड से भी तेज ब्लो होती हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। और जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ग्रह है जो कि किसी रोमन गॉड के नाम पे नहीं है, इट इज़ अर्थ, पृथ्वी है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट पे। तो ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या हैं? तो एक्चुअल में पहले प्लूटो, ये 5 होते हैं, प्लूटो, एरिस, होमिया, मेकमेक और सेरिस। कितने हैं? 5 हैं, ठीक है,
5 हैं टोटल। ठीक है, टोटल आपके 5 प्लैनेट हैं जो डॉर्फ प्लैनेट कहलाते हैं। अब प्लूटो भी पहले एक मेजर प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन इसको 2006 में हटा दिया गया। क्यों? प्लैनेट होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे सन के अराउंड घूमते हो तुम्हारा शेप थोड़ा सा स्फेरिकल होना चाहिए, एंड तुम जिस भी पाथ में घूम रहे हो उसको तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें उसको क्लियर करना है। ठीक, तुम्हें उसको क्लियर करना है, और वो चीज़ ये नहीं कर पा रहा था। कौन? प्लूटो, जिसकी वजह से इसको 2006 में जो असेंबली हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसके बाद से इसको हटा दिया गया। तो क्या होगा? प्लूटो ने घूमना थोड़ी ना बंद कर दिया। सो बी लाइक प्लूटो डज नॉट गेट अफेक्ट वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम और नॉट। वो पहले भी घूम रहा था, वो आज भी घूम रहा है। अब तुम इसको प्लेनेट मानो ना मानो, वो तुम्हारी दिक्कत है। सो बी लाइक प्लूटो, ओके। एंड प्लूटो कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लूटो का पहली बात तो जो परिक्रमण काल है वो 248 डेज है, 248 ईयर्स है, मतलब 248 ईयर्स में, जैसे कि 165 साल लगते हैं किसको? नेपच्यून को, तो उसी तरह प्लूटो को लगते हैं कितने? प्लूटो को लगते हैं आपके 248 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। और इसके 5 सैटेलाइट है, जिनमें की सबसे बड़ी है चारों। ठीक है, चारों क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलता है। अब एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 5 है, 5 में एकमात्र सेरिस ही है जो एस्टेरॉइड बेल्ट में देखने को मिलता है। अब किसी का ये क्वेश्चन आया था कि वो कुछ मेटियोर्स को लेके कि वो सन की वजह से क्यों नहीं जलता है, क्योंकि सन की वो कभी उतनी प्रॉक्सिमिटी में जाते ही नहीं है। जाते हैं तो वो जल जाते हैं, वो भी वहाँ पे जल जाते होंगे, ठीक है, लेकिन वो उतनी प्रॉक्सिमिटी में जाते नहीं जितना कि हमारे जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी में, तो इस वजह से वो यहाँ पे आके जल जाते हैं। तो कॉमेट्स, धूमकेतु, वो यहाँ पे नहीं आते हैं, वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है, वो सन के अराउंड जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं मेटियोराइट्स, यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न होते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट अभी बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में, तो सेरिस इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट। सर ऐसे तो बहुत सारे एस्टेरॉइड थे, हाँ थे तो, लेकिन वो डॉर्फ प्लैनेट नहीं थे ना, सबको डॉर्फ प्लैनेट नहीं बोल सकते ना। अब बेचारे डॉर्फ प्लैनेट हैं, ये क्या है? स्फेरिकल भी ऑलमोस्ट शेप में, सन के अराउंड घूम भी रहे हैं, बस पाथ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो डॉर्फ प्लैनेट है। ये एकमात्र डॉर्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉइड बेल्ट में, बाकी सब कहाँ पे है? बाकी सब क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट कहाँ पर है? क्यूपर बेल्ट आपकी नेपच्यून के बियॉन्ड जाती है। ये कहाँ जाती है? नेपच्यून के भी बियॉन्ड जाती है। तो सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, क्यूपर बेल्ट, और उसके बियॉन्ड ऊर्ट क्लाउड जाता है। क्या? ऊर्ट क्लाउड जाता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वैसे तो सबका पूछता नहीं है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डॉर्फ है ये, ठीक है, लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट। एरिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ध्यान रखना है। होमिया की अगर बात करेंगे तो इसका 285 साल, 245 ईयर्स में इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। वहीं अगर बात करेंगे मेक की, तो मेक का लगभग 305 या 310, ठीक है, 305 से 310 साल के बीच में लेता है टाइम, ठीक है, मेक। एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। अब सोलर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाए, सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम में ही नहीं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कर पाएंगे। तो करते हैं, लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही थ्योरी पर्सपेक्टिव से, बाकी तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे, ओके, एमसीक्यूज़ पे। चलो एमसीक्यूज़ करते हैं, पहले ये वाले करेंगे, और कुछ लोगों को मैं एक सेकेंड रुको, ये था ना, ठीक है। तो ये कुछ लोगों को जैसे क्वेरी वगैरह पूछनी होती तो आप यहाँ से चैट सेक्शन में या फिर जो नंबर है, ठीक है, क्वेरी नंबर, आप उस पर पूछ सकते हैं। बाकी ये बैचेस के बारे में डिटेल है, और क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बैच के अंदर आपको क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अलावा नोट्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कैसे रहेंगे, एंड उसी के अंदर आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी इस लेक्चर की मिलेगी जो पीपीटी की पीडीएफ है। बाकी तो नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। और काफ़ी लोग मुझे भेज रहे थे कि सर ये देखिए कि ये आपका कोर्स मतलब
सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखो सेल वेल की बात ऐसी है कि वो कुछ ही दिनों की बात होती है। मतलब जिस दिन नज़र में आ जाते हैं सीधे स्ट्राइक पड़ती है और वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको फ्री लाइव स्ट्रीम कर रखा है, या आपको पढ़ना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जैसे मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर ये स्कैम हो गया, क्योंकि पहले भी जब बैच स्टार्ट हुए हैं तो सर हमारे साथ स्कैम हो गया, 200 का बैच लिया था लेकिन चला गया। तो उसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर चला गया पहली बात तो डायरेक्ट स्कैम है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और अगर मेरी नज़र में आएगा कि भाई इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप इस तरीके से अगर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तभी तक जीवित हैं जब तक नज़र नहीं गई उन पर, और जैसी नज़र पड़ती है तो वो साफ़ हो जाते हैं, चाहे वो टेलीग्राम के हों चाहे यूट्यूब के हों, ठीक है। बाकी तो अगर ऐसा किसी को 1-2 टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा कुछ करना है, तो इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम भी फ्री में करता हूँ, सो दैट आप आराम से यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपके साथ कोई इशूज़ हैं तो। ओके चलो, तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद नोट्स में आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है, और कुछ आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। पहले यूपीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एसएससी के जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने किस चीज़ का खासा ध्यान रखा है, सर मून पे डार्क स्पॉट क्यों है? मून पे डार्क स्पॉट एक्चुअल में वो डिफरेंट जो एस्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट हुआ है ना, उसकी वजह से वो डार्क एरिया वहाँ पर क्रिएट हुए हैं। वहाँ पर वो मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सा कुछ है। सर 2 पॉइंट रह गए, कौन से 2 पॉइंट? कौन से 2 पॉइंट? वो अच्छा गैलीलियन मून के बारे में पूछ रहे हो? ओके ठीक है, वो आयो होता है, ठीक है, आईओ। एक्चुअल में क्या ना, वो मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि जब मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो मैंने उसको इनिशियली लो पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वो आईओ है, आयो आयो, ठीक है, आयो। ओके चलो, पहले क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द एज ऑफ द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड अबाउट, कितना है यूनिवर्स का पूछ रहा है। अब 4.6 मत मार देना यार, ठीक है, यूनिवर्स का पूछ रहा है। अगर सोलर सिस्टम का पूछता तो ये मार्क करते हैं, ये मार्क करोगे डी यहाँ पे, ठीक है। ये CSF असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है, CFF अगेन असिस्टेंट कमांडेंट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्यों इनिशियली करवा रहा हूँ, क्योंकि शुरू में हार्ड कर लो अभी, ठीक है, शुरू में आसान करोगे बाद में हार्ड करोगे तो दिक्कत है। और आपको पता है अभी कि हार्ड जो है थोड़ा सा भी कर दिया है लेवल को, तो उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो पहले टफ कर लेंगे, उसके बाद आसान पे आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज करेक्ट, कौन सा सही है? द इनिशिएशन ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग एक्सपैंडिंग नेबुला। भैया स्लोली रोटेट नहीं कर रहा था, वो जो नेबुला था बहुत भयंकर तरीके से रोटेट किया था, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ और जो डिफरेंट हमारे प्लैनेट है वो क्रिएट हुए थे, किसकी पेरिफेरी में? सन, और सन सेंटर में क्रिएट हुआ था एज ए रिजल्ट ऑफ। अच्छा एक चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ है, हु कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी, बहुत ही बेसिक सा क्या मतलब, ठीक है बेसिक ही है। हु कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का आज पहला लेक्चर है तो ये तो जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी टर्म दिया किसने था। हिंट देता हूँ, उनका नाम ई से शुरू होता है। As a result of rotation and expansion, a disk is formed with matter concentrated in the center. एक डिस्क नहीं बनी, मल्टीपल बनी, ठीक है। Expansion continues with the formation of protosun and the rings of middle are left behind. The material in the rings get condensed and form the planets that revolve in orbits around the sun. This is correct, ठीक है। और इसका आंसर होगा इराटोस्थेनिस, इराटोस्थेनिस। Question number 3. Consider the following statement about some planet in the solar system. Mercury has no atmosphere. बताओ, Sirius 2 2023 का। Venus has 2 moons. There is no land on Jupiter. Rings of Saturn are composed of lumps of ice and dust. True. It is the only planet with no atmosphere. Venus has 2 moons. No. Mercury and Venus have no moon. बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है खुद का,
जुपिटर के पास लैंड नहीं है, ट्रू। क्यों? क्योंकि वो गैसीय ग्रह है बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अभी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑर्डर अभी लगा के दूंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स, निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव्य और गैसों के बने होते हैं। तो कौन से होते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट के उस साइड वाले, जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जेसन याद रखना, अभी आगे काम आएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास हैं? सीरीज 2022 में। ये डिपेंड करता है अगेन कितनी सैटेलाइट डिस्कवर्ड हैं। तो अभी करंट में तो भैया सैटर्न चल रहा है ऊपर पे। आई थिंक जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तब जुपिटर चल रहा था। तो अभी के लिए तो शनि है। इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन लैग्रैंज पॉइंट L2 एंड L3, L2 यानी लैग्रैंज 2 और लैग्रैंज 3 के बीच में दूरी कितनी है? तो ये एक नया क्वेश्चन है, CAPF 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 15 लाख किलोमीटर, 30 लाख किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर या फिर 32 करोड़ किलोमीटर। आपको ये मत सोचना सर हम तो जो है SSC एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो ये UPSC के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि एडुकेटी का क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखते हुए 32 करोड़ किलोमीटर। वैसे तो क्वेश्चन सारे मुझे मिल गए हैं, ठीक है। और अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, आपके पास सारे शिफ्ट के तो नहीं होंगे, लेकिन कोई बहुत टफ नहीं पूछा है। अब थोड़ा सा अगर ये अनुमति मिले कि मैं आपको करवा सकूं, जो आई थिंक मिली है, देखते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या रहा है एक्चुअल में वो पेपर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए यहाँ पे। तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी थी? जल्दी बता। अर्थ की थी। अब खुद सोचो यार, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनकी डेंसिटी, इनमें से कोई भी प्लैनेट उठा लो, इनमें से सबसे जिसकी कम डेंसिटी है वो उठा लो, और इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी जिसकी तुम वो उठा लो, तब भी इस वाले की ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये चट्टान के बने हुए, रॉक के बने हुए, ये गैस के बने हुए हैं। तो इनकी डेंसिटी कभी भी इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब कि जुपिटर तो पहले आ ही नहीं सकता है। अर्थ की सबसे ज़्यादा है 5.5, उसके बाद वीनस, सैटर्न की सबसे कम है, सैटर्न की सबसे कम है, याद करो, फ्लोट कर सकता है। शनि जो है वो पानी में तैर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। विच इज़ द लार्जेस्ट? अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी। तो यहाँ पर ना ऑर्डर लिख लो प्लैनेट का, जिस ऑर्डर की मैं बात कर रहा था उतनी देर से। तो यहाँ पर ऑर्डर लिख लो तुम, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स। कैसे याद रखेंगे? जे सन, ईवीएम, पीवीएम मरकरी, ईवीएम हैक हो गई, ठीक है। जे स्टार करके एक वो पॉप सिंगर है ना, वो जो गाने वाने गाता है, ठीक है, जे स्टार। तो उसी तरीके से याद कर लो, जे सन। जे से जुपिटर है, सबसे बड़ा है, देन सेकंड लार्जेस्ट है सैटर्न, देन थर्ड है यूरेनस, देन नेपच्यून। यानी कि जो चारों ये जोवियन प्लैनेट है, आप देखो चारों ही जोवियन प्लैनेट हैं, बाहरी ग्रह हैं जो गैस के बने हुए हैं। देन आती है अर्थ, अर्थ इज द लार्जेस्ट इंटीरियर प्लैनेट, ठीक है। देन वीनस, देन मार्स, देन मरकरी, ठीक है। तो जेसन, ईवीएम, मरकरी। बाकी अगर आपको कोई और ट्रिक पता है उससे याद है तो उसी से याद रखो, ठीक है। जब बिना ट्रिक के भी याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो अभी हमने देखा अर्थ इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इंटीरियर प्लैनेट। इन सन अर्थ सिस्टम द सन, अर्थ एंड द लैग्रैंज पॉइंट L4, सन, अर्थ और लैग्रैंज 4 ये किस तरीके का ट्रायंगल बनाते हैं? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्ट्रेट लाइन या फिर स्केलीन ट्रायंगल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अरे भैया मार खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम, कहाँ गए लैग्रैंज पॉइंट ये। अब देखो ये रहा, अरे यार, L1, L2, L4, L1, L2 एंड L4 ये जो हैं तीनों मिलके आपके बनाते हैं कैसा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब है तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी इस ट्रायंगल की, जो भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। चलो तो क्या आंसर हो जाएगा? सन, अर्थ और L4 की बात हो रही थी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आइसोसेलेस नहीं होगा, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। आपको फिर मैं दिखाता हूँ,
सन, अर्थ और लैग्रेंज नंबर 4। ये देखो, बना ही देता हूँ मैं, बना तो है ये, ठीक है। ये पूरा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, इतना तो आई थिंक पता ही होगा सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स प्रोवाइड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सबसे पहले किसने बताया था ये? किसने बताया था? अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व, कॉपरनिकस, जिसको क्या बोलते हैं? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। याद है आपको? हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो जो स्थलीय ग्रह हैं वो आपके होंगे ईवीएम, ठीक है। हाँ जी, तो ईवीएम, मरकरी, जुपिटर नहीं है, सैटर्न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ये यार अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कल पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरीहीलियन, ठीक है, वैसे कल पढ़ेंगे इसके बारे में। खैर, अब आते हैं जो एसएससी में पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने। यहाँ पर आप एक खास बात ये पाओगे कि डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन रिपीट आपको शायद ही मिले, और ऐसा नहीं कि हमने यूपीएससी के नहीं लिए, या फिर ऐसा भी नहीं कि हमने सारे टीसीएस के नहीं लिए, क्योंकि टीसीएस के ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट हो गए। हमने डाइवर्सिटी को मेंटेन किया कि कोई नया क्वेश्चन अभी बन भी जाएगा तो हम कर लेंगे, कि भाई वो चाहे एआई से बनवाए चाहे किसी से भी बनवाए वो क्वेश्चन, वी वुड बी एबल टू डू इट। बिग डिपर, बिग डिपर किस में एस्ट्रोनॉमिज्म देखने को मिलता है? हमने देखा था कैसियोपिया, कैसियोपिया डब्ल्यू शेप का होता है, ठीक है। ये किस में? उर्सा मेजर पे, ऑप्शन नंबर ए। याद है आपको? इस तरीके का बन रहा था वो बिग डिपर करके, ऐसा कुछ, ठीक है। 7 स्टार से मिलकर, सप्तऋषि। हु कैलकुलेटेड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाई स्टडिंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस इन द फॉर्मेशन इन द मोशन ऑफ यूरेनस। जब यूरेनस जा रहा था तो उसकी ग्रेविटी में कुछ डिस्टर्बेंसेज आ रहे थे, तभी वहीं से अर्बेन जीन जोसेफ ले वेरियर ने मैथमेटिकल प्रिडिक्शन करी कि भाई यहाँ पर भी कुछ तो प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी की वजह से यूरेनस में कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है। विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट थ्योरी। रिकॉल करो, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी 1948 में? ये दी फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी। विच, बस ठीक है, 6-7 क्वेश्चन और है, जल्दी करेंगे। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है? क्लाउड हाइपोथेसिस, गैस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस या फिर सोलर हाइपोथेसिस? वेरी इजी क्वेश्चन, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुला क्या है? नेबुला है रोटेटिंग क्लाउड, घूमता हुआ बादल है, किसका? ऑफ धूल का और गैसों का, डस्ट एंड गैसेस, ओके। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो पहले इमैनुअल कांत ने 1755 में दिया था, देन उसके बाद जो लैप्लेस हैं उन्होंने 1796 में उसको रिवाइज किया था, लैप्लेस ने। In 1905, who concluded with Thomas Chamberlain that the planet of the solar system originated from an encounter between the sun and the other star? याद करो, सन है, उसके पास से एक स्टार गुजरा, उसका कुछ मास निकाल लिया, जब दूर चला गया तो मास टूट गया, उससे बन गया। दैट इज व्हाट? दैट इज प्लैनेटेसिमल थ्योरी। दैट इज प्लैनेटेसिमल थ्योरी। सिंपल। किसने दिया? किसने दिया? अलॉन्ग विथ होम, ठीक है। हु कंक्लूडेड अलॉन्ग विथ ये? फॉरेस्ट मॉल्टन, ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो यही तो प्लैनेटेसिमल थ्योरी जिसको मैंने आपको बाइनरी हाइपोथेसिस बोला था। अ फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल icy bodies that revolve around the sun beyond the orbit of Neptune is called as। अब बताओ भैया, अब तुम्हारा देखेंगे कि तुम कितना अटेंटिव थे लेक्चर में। ऊट क्लाउड, बोशॉक, एस्टेरॉइड बेल्ट या क्यूपर बेल्ट? बताओ। अब एस्टेरॉइड बेल्ट तो भाई सबको पता है कि ये जुपिटर और मार्स के बीच में, मार्स, जुपिटर, एस्टेरॉइड बेल्ट। देन नेपच्यून है यहाँ पे, ठीक है, नेपच्यून के बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट। लेकिन आईसी बॉडीज, फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आईसी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून इज कॉल्ड एज व्हाट? तो भैया ये बात तो तय है कि एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं होगा और बोशॉक भी नहीं होगा। क्या होगा? क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट होगा बियॉन्ड, अगर नेपच्यून पूछ रहा है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऊट क्लाउड क्या है? वहाँ पर भी आईसी बॉडीज हैं जो क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड हैं। यहाँ पर नेपच्यून के बियॉन्ड बोल रहा था। ऊट क्लाउड क्या है? वो क्यूपर बेल्ट के भी बियॉन्ड है, और वो कोई फ्लैट रिंग नहीं है, वो कोई फ्लैट रिंग नहीं है, ध्यान रखना।
और वो सन से बहुत दूर है, फ्लैट भी नहीं है, वो सन से बहुत दूर है और वो क्यूपर के बियॉन्ड है, ना कि नेपच्यून के बियॉन्ड। ठीक है। द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये अभी पढ़ाया नहीं है, कल के लेक्चर में अपोजी परिजी देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसने डेवलप किया था? कॉपरनिकस ने। ठीक है। इन लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दिया था। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, और गैलीलियो गैलीलाई की अगर बात करेंगे तो ये कौन थे भैया? सैटर्न की डिस्कवरी प्लस ईओ, जिसको मैं लो बोलता हूँ। ठीक है। अब ईओ कैसे बोला जाए यार, तो मैं लो बोल देता हूँ। यूरोपा गैनीमेड और कलिस्टो की डिस्कवरी करी थी, जिसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड इज द लार्जेस्ट, ना सिर्फ जुपिटर का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सबसे ज़्यादा समय लगाता है, कौन लगाता है? ये उत्तराखंड पीसीएस का नेपच्यून। कितना टाइम लगाता है? 165 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, है ना। और सबसे कम कौन लगाता है? मरकरी। कितना टाइम लगाता है मरकरी को? कितना लगता है जरा बताओ। इन एस्ट्रोनॉमी कैसियोपिया इज अ कॉन्स्टेलेशन इन द नदर्न स्काई दैट इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय इट्स क्लस्टर ऑफ हाउ मेनी ब्राइट स्टार्स। कैसियोपिया कितने स्टार से मिलकर बना था? 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी SSGD का है। Then 20 July 1969 with whom did American astronaut Neil Armstrong became the first human to land on the moon। तो मून पे लैंड करने वाले, अभी मैंने आपसे पूछा था तो आप सभी ने क्या बोला था? सभी ने बोला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन इनके साथ और कौन था? जोहान ग्लेन थे, यूरी गागरिन थे, एडविन आल्ड्रिन या फिर एलन शेफर्ड थे। तो ये थे आपके एडविन आल्ड्रिन। ठीक है। इनकी अगर बात करेंगे तो ये पहले थे, रशिया के थे ये। ठीक है। जो कि स्पेस में गए थे सबसे पहले स्पेस में जाने वाले थे कौन? यूरी गागरिन। ठीक है। जो वॉस्टॉक 1। और पहले इंडियन कौन थे? पहले इंडियन थे राकेश शर्मा। ठीक है। और जो अभी दूसरे कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले, स्पेस में पहले गए इंडियन राकेश शर्मा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे पहले जाने वाले शुभांशु शुक्ला बने। स्पेस में जाने वाले दूसरे हैं, लेकिन ISS में जाने वाले पहले बने वो। ठीक है। तो ये वॉस्टॉक 1 मिशन था, 1961 में ये गए थे ये। ठीक है। यूरी गागरिन रशिया के मिशन से, रशिया के ही थे। विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। सबसे लंबा दिन किसका होता है? सबसे लंबा दिन रिकॉल करो किसका होता है। तो याद कैसे, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैं ऐसे याद कर, जो बहुत जहाँ गर्मी पड़ती है, जो बहुत चमकीला है, जो पृथ्वी की तरह है, कौन? वीनस, जिसको हम लाइट ब्रिंगर यानी ल्यूसीफर के नाम से भी जानते हैं। याद आया? लाल है आयरन ऑक्साइड की वजह से। दो इसके पास सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है। एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट। जुपिटर लार्जेस्ट के अलावा इसमें शॉर्टेस्ट डे है इसका, सबसे छोटा दिन है इसके पास। कितना? लगभग 9 घंटे और 55 मिनट का। NTPC RRB NTPC का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑरोरा बोरियोलिस। ना बोरियोलिस के बारे में बोल रहा है। इट कैन बी प्रीडोमिनेंटली सीन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। इक्वेटर में देखने को मिलेगा ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं। याद करो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की थी, इस तरीके की। तो नॉर्थ और साउथ पोल में आसानी से एंटर किया जा सकता है। तो ऑरोराज रिजल्ट फ्रॉम एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सदर्न लाइट्स। नो, ये बोरियोलिस है तो नदर्न लाइट होगा। सदर्न लाइट को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं सदर्न वाली को। ये नदर्न लाइट है बोरियोलिस, ये ऑस्ट्रेलिस है। तो ये भी गलत हुआ। इट इज़ ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट डिस्प्लेड इन द अर्थ स्काई। अब बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। अब ये मैंने आपको बताया था कि ऑरोरास कैसे बनते हैं, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। गलत। ठीक है। डी होगा इसका। ठीक है सर। 1931 में हुआ था या 1927 में? सौरभ जी आप अटेंटिव नहीं है लेक्चर में। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था 1927 में लेमाइटर ने दिया था वो आपका बिग बैंग एक्सप्लोजन वाला थ्योरी। 1931 में वो पब्लिश हुई थी थ्योरी। ठीक है शाश्वत जी, थैंक यू। ठीक है। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल नेचुरल लाइट डिस्प्लेड ऑन अर्थ स्काई। ये नाइट्रोजन के एमिशन से नहीं होता है। जो सोलर विंड आती हैं उसका जब इंटरेक्शन होता है नाइट्रोजन से, उससे बनता है वो। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन एमिट होती, नाइट्रोजन तो है ही एटमॉस्फेयर में, वो तो हर जगह है। ऐसा थोड़ी ना कि वो सिर्फ पोल्स में ही है। ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन से हीट होती है तो पर्पल ब्लू लाइट निकलती है। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन से हीट होती है तो वो ग्रीन एंड रेड लाइट निकलती है उससे। विद रेफरेंस टू स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव इवन वन मून। ओहो, कौन से हैं? NTPC CBD 2, वीनस एंड मरकरी बेचारे। हु गेव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस।
बता दो जल्दी से, स्टार्टिंग में बताया था एकदम, याद करो। एडविन हबल एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी नहीं है ये, बिग बैंग थ्योरी लेमाइटर नहीं दी थी, ठीक है, एडविन हबल ने एक्सपैंडिंग ये वाला हाइपोथेसिस दिया था। विच इज़ बाई फार द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, ये मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने बताया आपको ये। कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं सर, 5 हैं। प्लूटो सबसे बड़ा है, देन एरिस, देन होमिया, देन मेकमेक, देन सेरिस, एंड सेरिस इज द ओनली वन जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में है। ये मार्स है, ये अर्थ है, ये जुपिटर है, तो देख सकते हो अर्थ के सबसे क्लोज कौन होगा। और बाकी के जो हैं प्लूटो, होमिया, मेकमेक, एरिस, वो क्यूपर बेल्ट में, वो अर्थ से बहुत दूर है, तो सेरिस हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड में देख लेता हूँ और कितने क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बताता हूँ और कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर कितना आपको होमवर्क मिलेगा। बस 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि 35 करेंगे, उसके बाद जितना होगा वो होमवर्क होगा। अ डैश इज फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। अ डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्लाउड ऑफ डस्ट, ब्लैक होल है, फोटोस्फीयर, नेबुला है, फिर क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर तो यार एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ सन। फोटोस्फीयर इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, विजिबल पार्ट ऑफ सन। ब्लैक होल क्या है, रिकॉल करो, जब एक स्टार ख़त्म हो रहा था, फट रहा था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा था, वो एक पल्सर बन रहा था विच इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार यानी पल्सर नहीं बनेगा, वो ब्लैक होल बनेगा जिसमें इमेंस ग्रेविटी होगी, इवन लाइट कुडंट एस्केप फ्रॉम दैट। ओके, सो दिस इज योर नेबुला विच इज़ अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। विच ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन 310 साल। 310 साल कौन सा लेता है, याद करो। प्लूटो कितना ले रहा था, 248 के अराउंड ले रहा था, 265 के ले रहा था, ये सबसे बड़ा है, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये ले रहा था लगभग ऐसा कुछ 95 टाइप। मेक ले रहा था, मैंने लिखा था 305 से लेके 310 साल तक लेता है मेक। भाई सेरिस तो पास में है, मरकरी पास में है, इसीलिए 88 दिन लगते हैं उसको। नेपच्यून दूर में, इसलिए सबसे टाइम लगता है, क्योंकि ये सब एरिस, होमिया, मेक प्लूटो दूर हैं, इसलिए इनको इतना 300 साल और इस तरह से लग रहा है 284 साल। सेरिस तो पास में ही है ना, ये तो एस्टेरॉइड बेल्ट में, तो इसको उतना टाइम नहीं लगेगा। इसको रफली कितना टाइम लगेगा, खुद गेस करो कितना टाइम लग रहा होगा इसको लग रहा होगा, अगर गेस करो आप कितना टाइम लग रहा होगा, कितने साल। देखते हैं गेस किसका सही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन है डिस्टिंक्टिव, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टलेशन कौन सा हो जाएगा, क्रॉस शेप। सी से सिग्नस, सी से क्रॉस शेप, ठीक, सिंपल। और सेरिस कितना टाइम लेता है, सेरिस 4.5 साल लेता है सिर्फ। सेरिस को लगता है सिर्फ 4.5 साल। अर्थ से अगर हम देखें तो 4.5 साल। सिग्नस ऑप्शन नंबर ए। ओके, द कलर ऑफ द सर्फेस ऑफ मार्स इज रेड, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। अब नियरेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट स्टार कौन सा है जल्दी बताओ। तो सन है, उसके बाद कौन सा है प्रॉक्सिमिटी में हमारी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड दैट इज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये होगा आपका वीनस। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, ल्यूसिफर, स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ये सब है वीनस के बारे में, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो इस बार के स्टेनो के एग्जाम में बना था वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है शायद, तो वो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या इन इफेक्ट्स थे, क्या क्या इफेक्ट होते हैं किसके, जो सोलर फ्लेयर आती हैं उनके। और मैंने आपको इफेक्ट बता दिया, नहीं होगा तो मैं कल के उसमें रखूँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी आपको ये करने आगे के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन हैं लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, 55, 56, 50, ओके। तो 40 तक कर लेते हैं यार, 5 क्वेश्चन और कर लें क्या, क्यों 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 40 तक करते हैं, फिर आपका 10-15 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, फास्टेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सैटर्न, सैटर्न को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है। इट इज़ अ गैस जायंट, यस, मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये तो सही है। इट्स सरफेस इज रेडिश इन कलर, नो, वो तो मार्स की है। इट इज़ द 7th प्लैनेट डिस्कवर्ड इन द सोलर सिस्टम, नो, इट इज़ दी, ओके ठीक है, ओके ठीक है, 7th प्लैनेट है, ठीक है। इट्स क्लाउड लाइक आउटर रीजन, इसका जो क्लाउड लाइक जो आउटर रीजन है कंसिस्ट ऑफ मेथेन इन द गैसियस फॉर्म एंड अमोनिया इन द क्रिस्टलिन फॉर्म। अब ये मेथेन कहाँ मिल रही थी, यूरेनस में मिल रही थी और नेपच्यून में मिल रही थी, ठीक है।
मोस्ट एक्यूरेटली अगर इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करेंगे तो इट वुड बी ये गैस जायंट है और इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। कितनी है? वाटर से भी कम है, रफली 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तभी ये फ्लोट भी कर सकता है वाटर में। नॉट अ मून ऑफ जुपिटर, इसमें बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। यूरोपा गैनीमेड कलिस्टो, ट्राइटन नहीं है। ट्राइटन किसकी सैटेलाइट है? ट्राइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? किसकी सैटेलाइट है ट्राइटन? नेपच्यून की, सैटर्न की नहीं है। टाइटन है वो सैटर्न की, जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की, शनि की, वो टाइटन है। ये ट्राइटन है, ट्राइटन नेपच्यून की है। और मिरांडा हाउस कहाँ की है? पोल स्टार, विच स्टार इज नोन एज पोल स्टार? पोल स्टार इसको बोलते हैं, याद करो, पोल स्टार पोलारिस, जो कि उर्सा माइनर का पार्ट था। द नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल में था ना। विच प्लैनेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? EVM, ठीक है, हमारे जेसन, सैटर्न, ठीक है, जुपिटर, देन सैटर्न। बाकी यार आप कर सकते हो, ठीक है, बाकी का आपका होमवर्क है ये। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर नए बैच का ख़त्म होता है। जल्दी बताइए कैसा लगा आपको पहला लेक्चर। चलो, बाकी आपको पता है ये क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी। बाकी हो सकता है कि ये आपकी पब्लिक ही रहे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जैसे डेमो के लिए बोलते रहते हैं। तो नहीं होगा तो इसको पब्लिक ही छोड़ देंगे अगर आप लोग बोलोगे। देखते हैं जैसा भी होता है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो काफ़ी लोग क्योंकि पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर फिर फ़ायदा क्या हमारे बैच लेने का। काफ़ी लोग क्वेरी नंबर पे मैसेज भेजते हैं, तो एक्चुअल में वही है। इसके बाद क्लास प्राइवेट हो जाएंगी, वो बैच में जाएंगी, एप्लीकेशन में, वहीं पे क्विज़ मिलेगी, वहीं पे नोट्स मिलेंगे। नोट्स दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ग्रेट, सो गुड सर। मेरी अगर AIR 1 आ गई तो फेस फिल कर दोगे? हाँ भाई, सबको किया है भाई। AIR 1 आ गई तो फिर तो ज़रूर करेंगे, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कोई से भी पूछ लो, कोई भी टॉपर रहा हो सीजल में, ठीक है, और उसने अगर फेस रिवील का बोला हो, मैंने ना किया हो, तो ये ऐसे कुछ आपके नोट्स रहेंगे, अपलोड हो जाएंगे आपके, ठीक है। टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे इसको, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके के नोट रहेंगे। अब कुछ लोग हो सकता है लगे कि सर हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, ये तो थोड़े कलरफुल है। तो प्रिंट के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। देखो, पहली बात तो ये नोट्स आपको मिल रहे हैं, ओके। आप प्रिंट क्यों करवाओगे भाई? आप फ़ोन से नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्रिंट करवाने जाओगे, पैसे लगेंगे आपके, सिंपल सी। और प्रिंट किसको करवाओगे फिर? चलो मैं मान लो ये ना दे के आपको प्रिंट करवा के नोट्स दे दूँ फिर, तो इससे बेटर है, सस्ता सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ फैटमैन लेके रखो अगर तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए तो, ठीक है, ठीक है। हार्ड कॉपी लेके रखो फैटमैन की, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो सबसे बेस्ट है। वो बेस्ट इसीलिए है क्योंकि आपको अलग अलग लेक्चर के निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग आपको लेक्चर्स के नोट्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है। अब बात ये आई, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी कुछ आपको, जिन लोगों के पास फैटमैन होगी जो निकाल के रखे होंगे, उनको वो चीज़ नहीं इसमें मिली होगी, तो उसको आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि इसका सेकेंड एडिशन अभी ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी वो मैं आपको बता दिया करूँगा। यहाँ पर आज मैंने नहीं बताई, जैसे हमको बता देता हूँ, जैसे कि सोलर वो फ्लेयर वाली कोरोनल मास इंजेक्शन वाली चीज़ हो गई। एंड जैसे मिशन है, मिशन तो अभी लेटेस्ट में हुए हैं, तो मिशन हो गए, वो तो आई थिंक उसमें होंगे, जैसे आदित्य L1 मिशन है। तो ये जो कुछ इक्का दुक्का नई चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे जो किसी लेक्चर में होगी उसको आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, किसमें? फैटमैन में। तो प्रिंट आउट आप करोगे, उसका करवाओगे तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा आपके लिए, एंड वो हर एक लेक्चर का आपको अलग अलग कराना पड़ेगा। तो अगर हार्ड कॉपी चाहिए ही तो नोट्स क्यों, फिर फैटमैन अपने पास रखो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप फोटो कॉपी भी निकलाओगे तो आपको पैसे उसमें भी पड़ेंगे। तो बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट थिंग जो पूरा सेग्रीगेटेड हो एक जगह सारे नोट्स, और जो भी एक्स्ट्रा है वो इसमें आप एड ऑन करते चलेंगे, ओके। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया, इसलिए भी हो गया क्योंकि शुरू में थोड़ी सी काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ी, आखिर में काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ी, तो आई थिंक 2 घंटे के तकरीबन ये लेक्चर हो गया। लेकिन कल से इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि वो सारी चीज़ें हम डिस्कस बार बार नहीं करेंगे, ऑलराइट। बाकी नहीं होगा तो इसको मैं पब्लिक कर दूंगा इस लेक्चर को, ठीक है। अभी प्राइवेट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अपने कुछ बातें भी बताना चाह रहे होंगे। सर फ्राइडे को RRB NTPC करंट अफेयर का लास्ट डे कर देना, फिर हम उसको रिवाइज, हाँ बस लास्ट ही है, अब 1-2 दिन में लास्ट ही है। आज मंडे है ना, तो 2-3 दिन और मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मीम्स दुनिया, ठीक है। और उसको समराइज़ करके एक PDF बना के दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और मिस नहीं करना है लेक्चर्स को,
ठीक है। और आज वाला मैं पब्लिक रखे दे रहा हूँ, कल से जो है आपके प्राइवेट हो जाएंगे। और इसलिए भी पब्लिक है सो दैट आप कमेंट में अगर किसी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो वो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में। ऑल राइट, थैंक यू। कल मिलते हैं। आपका रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्लिप्स क्या होता है, सारी चीज़ें कल के लेक्चर में जानेंगे। कल के लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें समझने वाली हैं। और अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझे ना, तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ पाएंगे तो आप डिफरेंट, ना तो टाइम जोन समझ में आएगा, ना तो आपको विंड पैटर्न समझ में आएंगे, हवा वगैरह जो चलती है कैसे, क्यों, कैसे, वो सब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और ये जो सॉल्स्टिस इक्विनॉक्स होते हैं, किस तरीके से हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, और ये सब सॉल्स्टिस इक्विनॉक्स क्या होते हैं, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आप भूल जाइए कि आपको विंड पैटर्न समझ में आएगा। और वहीं से ही सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, अल नीनो, यहाँ तक कि जो अल नीनो वगैरह मानसून में पढ़ते हैं वो सब यहीं से लिंक्ड है। तो कल का लेक्चर बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है, डोंट मिस दैट लेक्चर। ओके ओके। दिसंबर तक कितना कंप्लीट हो जाएगा? अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलो कि आपके मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। ये पीडीएफ मिल जाएगी पीपीटी की, अगर मैं बात करूँ आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है इसलिए, मतलब सॉरी नोट्स आपको मिल जाएंगे परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि पहला लेक्चर है इसलिए। बाकी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है वहाँ पर आपको इस पीपीटी का पूरा पीडीएफ मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको करने हैं। ये पूरे क्वेश्चंस की क्विज फॉर्मेट आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। ओके, वहाँ से आप इनके, आपको अगर वो है कि हमें इनके आंसर्स जानने, तो वहीं से आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं कल। ये लेक्चर में गलत लिखा हुआ है, आपको पता है क्या है सही? ठीक है, सही क्या है? ये है सही। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। थैंक यू KKSH जी, थैंक यू। लेक्चर बैंग ऑन, ओके। जिसका जो भी कुछ ऐसा क्वेरी वगैरह है, कुछ कंसर्न है, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं पढ़ लूँगा एक साथ, ठीक है। और मैं कल एड्रेस कर दूंगा कल।